अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा कि इलेक्शंस का बॉयकॉट करें जब तक एमक्यूएम लंदन को इजाजत नहीं मिलती कंटेस्ट करने की। इस वक्त जो एमक्यूएम कर रही है मुतालबा वो डीलिमिटेशन पे है और यहाँ ज्यादती हुई है। कुछ ऐसी पेरिफेरीज हैं कराची जो कराची से बाहर की थी, जैसे एमक्यूएम पहचान अल्ताफ हुसैन की वजह से 10 मिनट तक नॉर्थ आजमाबाद के इलाके में डकैती होती रही है। इमरान खान के बाद तो उनके सारे गुनाह माफ हो जाने चाहिए। जो कुछ इमरान खान ने कर दिया अल्ताफ हुसैन ने तो उसका अशरे अशीर भी नहीं किया था। मेरा ताल्लुक कराची से है, हम बड़ा डरते हैं, घबराते हैं बहुत सारी बातें करते हुए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और कराची के हालात जो हैं वो काफ़ी पेचीदा होते जा रहे हैं। आपको पता है वहाँ 15 तारीख को लोकल बॉडीज़ इलेक्शन होना है। अब ये भी नहीं पता इस वक्त होना भी है कि नहीं होना, क्योंकि एमक्यूएम अब शायद सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर रही है उसको रोकने की। उनके काफ़ी खदशात हैं उसमें, कोई डीलिमिटेशन के बारे में और चीज़ों के बारे में। लेकिन आज एक मैंने वीडियो देखी, लंदन से एक क्लिप चल रही थी जिसमें अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा कि इलेक्शंस का बॉयकॉट करें जब तक एमक्यूएम लंदन को इजाज़त नहीं मिलती कंटेस्ट करने की। तो ये टॉप ट्रेंड चल रहा है। 32,000 अभी तक उसको रीट्वीट्स हो चुकी हैं और इसका मतलब है कि ये काफ़ी मसला होने वाला है। और अगर ऐसे इलेक्शन जिसमें मेजॉरिटी लोगों की नहीं पार्टिसिपेट करेगी तो उनको जायज़ कौन मानेगा। लेकिन कराची के बारे में डिस्कशन करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है हमारी दोस्त एम्बर दानिश ने, सीनियर तज्जियाकार है। एम्बर, आपका शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि ये क्या हो रहा है कराची में, एमक्यूएम को क्या मसले हो रहे हैं। अभी तो सुलह हुई है तो अब फिर बॉयकॉट करने की बातें कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, कराची की जो सिचुएशन है वो पॉलिटिकली बड़ी पेचीदा है और बड़े अरसे बाद जो ऑप्टिक्स है ना वो सारे वापस से कराची की तरफ आ गए हैं। टीवी पर मुस्तकिल कराची की सियासत डिस्कस भी हो रही है। एमक्यूएम के जो बिल्कुल इस वक्त मर्जर की बातें हो रही थी बड़े दिनों से और अभी भी हो रही हैं और बड़ा पॉजिटिव और शायद होपफुल से है हम लोग भी कि शायद ये मर्जर हो जाएगा, जिसकी किसी हद तक जरूरत भी है। क्योंकि अगर आप 2018 के इलेक्शंस देख लें, उसके बाद जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं तो एमक्यूएम का वोट बहुत बुरी तरह टूटा है, जिसमें एक कॉल जो है वो लंदन से भी आती है जो बायकॉट की होती है। फिर उसके बाद जो वोटर निकलता है जो समझता है कि भाई चले एमक्यूएम का जो भी धड़ा है इस वक्त पाकिस्तान में उसको वोट कर देते हैं, वो पीएसपी में भी डिवाइड होता था। वो उसमें से महाजिर कौमी मूवमेंट जो अफाक अहमद साहब की वो भी होती थी, एमक्यूएम पाकिस्तान भी होती थी, कहीं से हम कह सकते हैं कि फारूक सत्तार साहब भी लड़े होते थे। तो इस तरह अगर आप उन सबको ऐड कर लें तो एमक्यूएम कहीं ना कहीं इलेक्शन जीत रही होती थी, लेकिन क्योंकि वो डिवाइड हुआ हुआ है तो टूट रहा है। और अगर वाकई जैसे कल मैं मुस्तफा कमाल साहब को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि भाई अगर हमारे रीयूनियन से किसी को मसला हो रहा है और लोग घबरा रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये ठीक हो रहा है। भाई जाहिर है एक पार्टी है उसको तोड़ दिया गया, आप समझे, पानी बहुत सारा जमीन पे पड़ा हुआ था, उस पर बीच में एक बड़ा सा पत्थर डाल दिया हमने, पानी इधर उधर स्कैटर्ड हुआ है। जब आप उसको उठाएंगे तो पानी दोबारा अपनी जगह पे आ जाएगा ना। ये बिल्कुल इसी तरह है जो होना भी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो एमक्यूएम कर रही है मुतालबा वो डीलिमिटेशन पे है। हम चाहे वो जमात इस्लामी हो, जमात इस्लामी एक भी बहुत बड़ी आवाज है कराची की। पीटीआई इतनी सीटें ली हैं उन्होंने 2018 में, हम उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि बात ये सारा फड्डा ये है कि जी एमक्यूएम ने क्योंकि डीलिमिटेशन पे बात की है तो शायद कहीं वो उखड़े हुए नजर आते हैं और इस मामले में वो एमक्यूएम का साइड नहीं ले रहे, जो मुझे लगता है कि कहीं इन सबके साथ ज्यादती है। अगर ये डीलिमिटेशन का प्रोसेस जो है वो सही तौर पे मुकम्मल नहीं होता है क्योंकि इसमें बड़ी ज्यादती हुई है, और जो इलेक्शन कमीशन के भी बाई लॉज हैं उनमें भी है कि जो सिंध हुकूमत, जो सूबाई हुकूमत है, वो उसका कोई रेवेन्यू का बंदा जो है वो डीलिमिटेशन की कमेटी में शामिल नहीं होगा। वो असेस जरूर कर सकता है लेकिन वो नहीं होगा। लेकिन इन लोगों ने, क्योंकि सारा मसला ये है कि आपकी जो लोकल बॉडीज हैं या जो सबसे बड़ा टीयर और थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट है, इसको आईनी प्रोटेक्शन हासिल नहीं है, तो बड़ा आसान होता है सूबाई हुकूमतों को छोटे छोटे लॉज पास करके, लोकल बॉडी इलेक्शन एक्ट पास करके वो चेंजेस ले आते हैं। तो यही काम सिंध हुकूमत ने किया, वो एक छोटा सा चेंज ले आए जिसके थ्रू बड़ी आसानी से जो सिंध रेवेन्यू का जो बंदा था वो डीलिमिटेशन के प्रोसेस में शामिल रहा और यहाँ ज्यादती हुई है। कुछ ऐसी पेरिफेरीज हैं कराची जो कराची से बाहर की थी, जैसे गिदाफ टाउन हो गया, उनको लाया गया कराची में और वहां पे 28,000 29,000 पे यूसी काउंसिल बना दी गई है। और उसके मुकाबले में अगर आप बहुत से ऐसे हल्के जहाँ पे एमक्यूएम को एतराजात हैं, 80,000 90,000 97,000
लोगों की भी यूसी काउंसिल बनी है। तो कहाँ एक तरफ इतने ज्यादा लोग से की वोट से कोई एक यूनियन काउंसिलर बनेगा तो वहां पे 28,000 से बनेगा, और वो इलाके हैं जो गोट वगैरह हैं जहां से पीपल्स पार्टी के जीतने के चांसेस ज्यादा है। तो आप समझ लें कोई 30 से 40 यूसी काउंसिल ऐसी हैं जो आराम से पीपल्स पार्टी के पास आ चुकी हैं, समझे, बगैर इलेक्शन जीते हुए। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि एक प्री पोल रिगिंग हो रही है जिसके खिलाफ बात करनी जरूरी है। अब क्यों देर से बात की, क्यों उनको देर से याद आया, ऐसा नहीं है। मैंने देखा बहुत उन्होंने अपील्स की हुई थी और बहुत अरसे से बात कर रहे थे। हाँ, अग्रेसिव नहीं हुए यहाँ पे, शायद हम इसलिए ज़ाहिर पीडीएम से कोalition भी बनी हुई है, कहीं उनको लगा कि शायद हो जाएगा, कोर्ट से उनको उम्मीदें थी हो जाएगा, लेकिन बार बार उनकी अपील तो मुस्तरद हुई है, जो गलत तो हुआ है। और अगर अभी भी ये मसला फिक्स हो जाता है तो इसमें फायदा सबका है, इसमें जमात इस्लामी का भी तो आज सियासी रिश्वत तो शुरू हो जाएगी ना एम्बर, अपना अब थोड़ी देर के बाद अनाउंस हो जाएगा कि जी कराची के सार्फिन के लिए बिजली जो है 7.25 या 7.5 रुपए पर यूनिट कम की जा रही है। यही सियासी रिश्वत है ना, यही मैन्यूवरिंग है ना। अच्छा, मैं आपको बताऊं, कराची वाले जो है ना वो ये वाली मैन्यूवरिंग में आते नहीं है। उनके ना दूसरे मसले हैं। उनको आप उनसे वादा करें आप उनके घर में पानी आएगा, हमारे घरों में पानी नहीं होता है। हमारे रोज के मसले, कल भी मेरी आपसे बात हो रही थी, मैंने आपसे यही कहा था ना कि हमारे तो मसले अलग हैं। हमसे आप वादा करें कि आप स्ट्रीट क्राइम को खत्म करेंगे, जब हम अपने घर से बाहर निकलेंगे तो हमें खौफ नहीं होगा, जब हम एटीएम से पैसे निकालेंगे तो हमें खौफ नहीं होगा, हम जो है चाय ढाबे के किनारे बैठ के चाय पी सकेंगे आसानी से। ये हमारे मसले हैं और इन्हीं पे हम बात कर रहे हैं और सब बात कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे मैंने एमकेएम का बहुत जिक्र किया, जमात इस्लामी के साथ अगर मैं हाफिज नईम साहब का नाम ना लूं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी आवाज के तौर पे उभरे हैं और इस वक्त शहर में जितने भी मसाइल हुए हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी अगर आप सीपीएलसी की रिपोर्ट देखें, 350 लोग पिछले साल, मतलब रोजाना एक कत्ल हुआ है स्ट्रीट क्राइम्स के नाम पर, जो कि मजाक नहीं है। और अब तो जवान बच्चों की ऐसा लगता है जैसे सोची समझी स्कीम है कोई, के जरा सी मुजाहमत और मार दें। कल की मैं एक सीसीटीवी फुटेज देख रही थी, 10 मिनट तक नॉर्थ नाजिमाबाद के इलाके में डकैती होती रही है। इवन अभी चाय के शैले थे, उनमें घुस के डाकुओं ने बड़े आराम से जो है डकैती करी है और उसके बाद वो चले गए, पुलिस नहीं आती। ये सेफ सिटी कैमरे क्यों लगे थे? ये भी तो लग गए, इसका भी तो इनॉग्रेशन हो चुका है। लेकिन तो हमारे यहाँ ये हमारे तहफुजात हैं जिनको कुछ पार्टीज हैं जो एड्रेस कर भी रही हैं। उसकी वजह मुझे समझ में आती है, उसकी वजह मुझे समझ में आती है एम्बर। एक शहर वो है जिसने 70 साल हर भूखे को खाना जरूर खिलाया रात को और किसी को भूखा सोने नहीं दिया, और 5 साल से जो लोगों के पास रोजगार भी था वो भी हाथों से निकल गया, तो स्ट्रीट क्राइम कैसे नहीं बढ़ेगा? सही कह रहे हैं आप। अगर मैं कहूँ कि जी एक घर में कोई मतलब घर एक कुंबा है और उसमें एक इंसान जो है वो 60 रुपए कमाता है, 70 रुपए कमाता है, और अगर आप उसको ही इतना अनरेस्ट रखेंगे, इतना तकलीफ में रखेंगे, तो आप मुझे बताएं कि वो आदमी काम कैसे करेगा? ये मिसाल कराची पे पूरी उतरती है। कराची चलता है तो पूरा मुल्क चलता है। अगर आप कराची को खुशहाल कर देंगे तो ये मुल्क खुशहाल हो जाएगा। मतलब एक होता है ना, आपके हाथ में यार, मैं तो कह रहा हूँ खुशहाल छोड़ चाबी घुमा नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ लोगों को, हुक्मरानों को कह रहा हूँ कि आपकी मेहरबानी, आप खुशहाल ना करें, वो खुद हो जाएंगे। आप उनके हकूक तो दे दें उनको, जो उनका बेसिक हक है। खुशहाली क्या देनी इन्होंने? ये तो हक नहीं दे रहे। अच्छा, हक भी जो है ना बहुत सारे हैं, कुछ पे तो वो कहते हैं कि ये आउटडेटेड हो गए, इन पे आप बात ना करें। यार पानी एक मतलब सबसे बड़ा पानी है, इस शहर का सेंसस का है, पानी है, स्टोरेज है। हमारी तो गिनती सही नहीं हुई। आप बताएं जी, हमें लाहौर के बराबर तकरीबन कर दिया गया है आबादी में। मुझे बड़ा गुस्सा आता है इस बात पे। बस आपको पता है कराची कितना बड़ा है। अनऑफिशियली 3 करोड़ की आबादी है यहाँ पे। ना माने 10 लोग मान चुके हैं, चीफ जस्टिस पिछले जो है वो मान चुके हैं, और आप जो है कहते हैं कि जी ऑलमोस्ट बराबर है। अगर आप 2017 के सेंसस उठा के देखें तो हमने तो उसको भी चैलेंज किया था, फिर जी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। और अब जो नए इलेक्शंस हैं अगर 2023 में होते हैं तो वो इन्हीं सेंसस पे होंगे, जिसकी वजह से आधे बजट और आधा रिसोर्स हमारा वो हम उससे महरूम है। हर साल होते हैं जब भी आता है तो आधा बजट तो हमारा यहाँ कट जाता है। अब आप अगर कहें जी, मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है कि एमक्यूएम के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। यानी उनको गलत टाइम पे इकट्ठे हो रहे हैं, उनको इलेक्शंस के बाद इकट्ठे होना चाहिए, क्योंकि अगर अभी वो फेल हो गए तो फिर उन बेचारों की तो कमर टूट जाएगी।
ये बात मैं भी मानती हूँ कि आई थिंक इट वॉज नॉट द राइट टाइम फॉर देम टू गेट रीयूनाइटेड। अब जो भी है, शायद लगा कि जो भी प्लान ये लोग आपस में कर रहे हैं कि भाई इस वक्त रीयूनाइटेड होके अगर वो लोकल बॉडी इलेक्शंस में चले जाएंगे तो बेहतर होगा। मेरे हिसाब से शायद ये इसलिए बेहतर नहीं है कि आप रूठे हुए बच्चों को एक साथ बिठा रहे हैं इस वक्त। ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनको झटकी लगाएं और वो एकदम सबके दिल साफ हो जाए आपस में। स्ट्रीट के ऊपर जो वर्कर है वो तो गुस्से में है ना। भाई पीएसपी के कारकुनान है, मुस्तफा कमाल साहब का एक अपना नजरिया था, ठीक है ना। वो जब पीएसपी लॉन्च हुई उसके बाद वो ऑफ कोर्स हमें पता है कि वो एमक्यूएम पाकिस्तान के भी खिलाफ था, एमक्यूएम लंदन के भी खिलाफ था। बहुत सारी चीजें उन्होंने कही है जिसको आके उन्होंने अभी जस्टिफाई भी किया है कि भाई कह दिया था, लेकिन अब मैं शहर के वसीतर मफाद के लिए हम इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि लोग उस सारी बातों को भूल जाएंगे। बहुत सारे एंकर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उनके सामने उनके क्लिप्स लगाते रहेंगे कि उन्होंने माजा कहा था। तो अब ये सारी चीजों का ये प्रोसेस है ना, इसको ठीक होने में टाइम लगेगा। एक जाहिर है अगर पीएसपी के बहुत सारे कारकुनान हैं और जी फारूक सत्तार साहब के भी हैं, अगर ये सब इकट्ठे हो रहे हैं तो एक दोबारा से तंजीमी ढांचा जरूर बनेगा, ठीक है ना। किस पार्टी में से कितने लोग एलजी पोस्ट में आएंगे, तो ये टाइम ठीक नहीं है। मैं एक बात करूं, अगर आप यूनाइटेड होने का जरूर, शायद 5 दिन बाद बात हो जाती इस टॉपिक पे। जी मैं एक बात करूं, अगर आप बुरा ना मनाएं जरूर बोलिए। बल्कि तमाम लीडर्स आपके बुरा मनाएंगे मेरी बात का। एमक्यूएम पाकिस्तान वाले भी पीएसपी वाले मेरे तो कोई भी लीडर्स नहीं है, मेरा तो किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है। आप कह रहा हूं, कराची की बात कर रहा हूं। उसकी वजह यह है कि एमक्यूएम जो है ना, वो हमें अच्छी लगे या बुरी लगे, कता नजर उसके, अल्ताफ हुसैन हमें अच्छे लगे या ना अच्छे लगे, कता नजर उसके, एमक्यूएम पहचान अल्ताफ हुसैन की वजह से, पतंग उन्हीं का निशान था। जब तक अल्ताफ हुसैन नहीं होंगे, वहां पे लीड नहीं करेंगे, ये कितनी देर ये यूनिफिकेशन चलेगी। लोग कहेंगे यार ये अभी अपने मतलब को एक साथ हो गए, महीने में फिर इन्होंने लड़ाई हो जानी, क्योंकि जितनी बातें हो चुकी हैं ना वो अनडू तो नहीं होंगी। तो क्या यानी आप कोई थोड़े अरसे के बाद, आज तो नहीं लेकिन कुछ 6 महीने के बाद, इलेक्शन से पहले, जनरल इलेक्शन से पहले, आप वो पॉसिबिलिटी देख रही हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब दोबारा आ जाएं? क्योंकि मेरा ख्याल है कि इमरान खान के बाद तो उनके सारे गुनाह माफ हो जाने चाहिए। जो कुछ इमरान खान ने कर दिया, अल्ताफ हुसैन ने तो उसका अशरे अशीर भी नहीं किया था। अच्छा, मैं भी आपकी इस बात से मुत्तफिक जरूर हूँ, लेकिन मैं अपना तजिया शायद ना दूं। मेरा ताल्लुक कराची से है, हम बड़ा डरते हैं, घबराते हैं बहुत सारी बातें करते हुए। लेकिन जब से ये सारा यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस चला है, सारे धड़ों को दोबारा मिलाने की बात हुई है, तो जितने भी सहाफ़ी हैं और जितने भी लोग हैं, और कराची की आवाम की भी बात करूंगी, जिनका मैंने तजिया सुना, सब ने यही कहा कि सबको मिला रहे हैं, लेकिन जो एमक्यूएम की पहचान है उनको आप माफ नहीं कर रहे। शायद ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप उनको भी जम कर देंगे आपस में, और इसी आपकी बात को ऐड करते हुए कि भाई जब इमरान खान साहब इतना कुछ करने के बाद भी अभी तक कोई एक्शन तो नहीं लिया गया है, ये तो मैं नहीं कहूंगी कि उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, माफी की तो बात मैं आपको एक वजह बताता हूं, मेरे किया जा सकता है। आई थिंक एक मौका दिया जा सकता है। और फिर एक चीज और मैं ऐड करूंगी, और फिर आप देख ले भाई, अगर हम ये कहते हैं कि जी लंदन की का फैक्टर है ही नहीं और हम उसको डिनाई कर रहे हैं, तो ठीक है, फिर आने के बाद देखने दें। हो सकता अगर वो फेलियर है तो वो पता चल जाएगा। मैंने पिछले इलेक्शंस में, बाई इलेक्शंस में देखा था, जहां 4.5 लाख वोट पड़ते थे, वहां एमक्यूएम लंदन के बॉयकॉट के बाद सिर्फ 48,000 वोट पड़े हैं। अगर वो इफेक्टिव नहीं है तो बाकी का वोटर कोमा में चले गए थे, और हर हल्के में हर बारी। जी ऐसे ही है, ये बात सही है। और इसमें जाहिर है हम देख रहे होते हैं कि ट्विटर पे ट्रेंड्स चल रहे होते हैं जिस टाइम ये इलेक्शन हो रहे होते हैं, बाई इलेक्शन, तो टॉप ट्विटर ट्रेंड यही चल रहा होता है बॉयकॉट का, ठीक है ना। लेकिन उसमें बहुत सारी बातें, मुझे ऐसा लगता है कि ये तो फैक्टर है, लेकिन इस शहर के लोगों को आप किसी सियासी जमात से कोई उम्मीद नहीं। एम्बर, आप एक बात समझने की कोशिश करें, हम निकलते नहीं है वोट देने। एमक्यूएम वालों को भी एक बात समझनी पड़ेगी। देखिए, मैं अल्ताफ हुसैन साहब से मेरी कोई दोस्ती नहीं है, थी एक जमाने में, बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा हम एक दूसरे के खिलाफ रहे। लेकिन मैं खुलकर बात कर सकता हूँ, मैं आई कैन अफोर्ड टू डू दैट। देखिए, बहुत ज़्यादा लोग कराची में जिन्होंने पीएसपी को, एमक्यूएम पाकिस्तान को, फारूक सत्तार साहब को, इंसारों को, आफाक साहब को रिजेक्ट किया ना मुख्तलिफ मरलों पे, हर दफ़ा धांधली नहीं हुई है, रिजेक्ट जो किया है मुख्तलिफ मरलों पे, लोग ये कहते हैं कि यार अल्ताफ हुसैन जैसा मर्जी है, तुम्हें बनाने वाला वो है, तुम्हारा बेनिफैक्टर वो है। उन्होंने इमरान खान को जाके वोट दे दिया अल्ताफ हुसैन के खिलाफ,
लेकिन उन्होंने उन लोगों को नहीं दिया जिन्होंने अल्ताफ हुसैन को गद्दार का, ये का, उनका, तुम्हारी पहचान तो वही है। तो ये इनको भी रियलाइज होना पड़ेगा किसी ना किसी वक्त पे। आप ये बात बहुत हद तक सेंस करती भी है, और ये वजह है कि 2018 में हम जितना भी कह दें कि हाँ धांधली हुई और आरटीएस बैठा बहुत सारे, लेकिन हम एक फैक्टर है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते कि एमक्यूएम का पढ़ा लिखा वोटर पीटीआई की तरफ चला गया था। अच्छा, मैं यहाँ था इसलिए बोलती हूँ क्योंकि वो वोटर जो है ना वापस से न्यूट्रल हो गया है। न्यूट्रल का वर्ड क्योंकि आजकल बड़ा इस्तेमाल हो रहा है तो हम इसको यहाँ भी इस्तेमाल कर लेते हैं। वो दोबारा से न्यूट्रल इसलिए हुआ है क्योंकि पीटीआई की तरफ जब लोग गए थे, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई खान साहब ने जो नारा लगाया है कि भाई वजीर आजम जो है वो कराची से होगा, तो शायद वाकई वजीर आजम कराची से हो जाएगा, या चले खान साहब जो हैं वो इस शहर की के भले के बारे में जरूर सोचेंगे। उनका ये ख्याल था, जो कि नहीं हुआ। 2018 के बाद जब खान साहब की जितनी भी उन्होंने सीटें दी हैं, 14 उनके एमएनए थे कराची से, कोई मजाक नहीं है, सदर था, गवर्नर था जो सिंध से था, वो 18वीं तरमीम के पीछे छुप गए लोग। कुछ नहीं करा उन्होंने। एक वाहिद प्रोजेक्ट था ग्रीन लाइन बस का, वो भी नवाज शरीफ साहब के जमाने का लाया हुआ था। तो जो वोटर एमक्यूएम का गया था ना उनके पास, वो दोबारा से न्यूट्रल होके अब दाएं बाएं देख रहा है कि अब उसको वोट किसको करना है। एमक्यूएम की बड़ी हम बुराइयां कर सकते हैं, अल्ताफ हुसैन की हम बड़ी बुराइयां कर सकते हैं, लेकिन ये भी तो फैक्ट है ना एम्बर। मैं लाहौर बैठ के आपको ये फैक्ट बता रहा हूँ, और मैं मान रहा हूँ कि कराची में या हैदराबाद में जितनी भी तरक्की हुई है वो हुई तो सिर्फ एमक्यूएम के टाइम पे हुई है ना, और तो कभी भी नहीं हुई। देखिए एमक्यूएम के टाइम पर भी कह सकते हैं आप बिल्कुल, और उसमें जाहिर है थोड़ी बहुत जमात इस्लामी के टाइम पे में होती थी उस टाइम। ये देखिए आप वो जमात इस्लामी के टाइम की और एमक्यूएम की टाइम की जो बता रहे हैं ना, वो जमाना मुशर्रफ साहब का है, उसमें हम उनको भी क्रेडिट हमें देना पड़ेगा। मुशर्रफ साहब के जमाने में, या आप कहें जितने भी हमारे जर्नल्स आते हैं, वो लोकल बॉडीज को एम्पावर करते हैं। उसकी वजह है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, बिल्कुल सही है, लेकिन आपको मैं एक बात बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अभी इमरान खान की हुकूमती विफाक में और उनकी इतनी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन थी। मैंने खुद इमरान खान को ये कहा था कि कराची सारी उम्र के लिए ले सकते हैं अगर आप कराची की सीट रिटर्न कर लें और बाकी सीटों को छोड़ दें। उन्होंने कहा नहीं, मैंने मियाँ वाली नहीं छोड़ दी, और कराची उन्होंने छोड़ दी। अगर वो रिटेन कर लेते तो उसका जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता। मैं आपको बताऊं कि अगर वो चले, ये गलती भी उनसे हो गई, अगर वो कराची में आके महीने में एक रात ठहर लिया करते ना और इस शहर के लिए सिर्फ बात कर लिया करते, कराची उनका था, कराची उनका हो गया था 2018 में। हम वही बात के भले धांधली हुई थी, सब कुछ हुई थी, मैं मानती हूँ, लेकिन भाई हमने ये क्या था, ऑन पेपर आ गया था कि खान साहब ने इतनी सीटें ले ली कराची से, लोग मेंटली खान साहब के हो गए थे। हमने ये देखा था कि एमक्यूएम वो पार्टी है जिसकी कैपेसिटी थी डिलीवर करने की, चाहे मुशर्रफ साहब का पैसा हो चाहे जिसका मर्जी पैसा हो। यहाँ पे पैसा था, 1100 बिलियन तक अनाउंस हो गया, लेकिन वो लग ही नहीं सकता था क्योंकि कैपेसिटी नहीं थी पीटीआई की लोगों तक डिलीवर। देखिए बात विल की है, और विल की भी है, क्या वो वाकई चाह भी रहे थे करना? मैं तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं डाउटफुल भी हो जाती हूँ, क्योंकि मुशर्रफ साहब चाहते भी थे कराची की बेहतरी करना। अच्छा, उसके बाद जो है जो हुकूमत पीएमएलएन की आई है, जिसमें 2015 में ऑपरेशन भी हुआ है, यहाँ हालात सुधरे हैं बीच में, कुछ नहीं तो भाई यहाँ पर ग्रीन लाइन का मंसूबा शुरू हो गया। यहाँ तो ट्रांसपोर्ट का आपका हाल पता है, यहाँ पे इस तरह की किस हाल की ट्रांसपोर्ट रही है, तो एक वाहिद मंसूबा भी उन्होंने शुरू करा के चले गए थे नवाज शरीफ साहब। तो कुछ थोड़ा बहुत काम शायद उनकी भी विल थी, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत वो उन्होंने इस शहर के लिए कर दिया था, उसके अलावा किसी के जमाने में शहर के लिए काम नहीं हुआ। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि एमक्यूएम की कैपेसिटी है और हमेशा उन्होंने मिडिल क्लास के जो मसाइल है ना उनको उजागर किया है, जिसमें कोटा सिस्टम को हाफिज नईम साहब भी बात करते हैं। एक जो मसला, जो गलती एमक्यूएम से हुई ना, हाँ, एक जो गलती एमक्यूएम से हुई, वो भूल गए कि वो किस वजह से पॉपुलर थे। वो मिडिल क्लास के इश्यूज को डिलीवर करते थे, और वो आज भी इसको करेंगे, तो वो वहीं दोबारा खड़े हुए होंगे जहां जैसे लोगों ने उनको अपना दिल दे दिया था। वो ग्राउंड में उतरना भूल गए और लोग फिर उनको भूल गए। एम्बर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आई होप कि कराची की किस्मत तब जागे किसी तरह, और कराची को उसका जायज हक मिले
यानी कोई एहसान नहीं है कराची वालों के ऊपर, उनका जायज़ हक है, उनकी बुनियादी हकूक़ हैं जो उनसे सलब किए जा रहे हैं। आज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया में जहाँ कहीं भी देखें, हर मुल्क अपनी मुआशी और दिफाई क़ुव्वत को बढ़ाने में मसरूफ़ है। हम हैं कि अभी तक ये तय नहीं कर पाए कि पंजाब में हुकूमत कौन करेगा, असम्बलियाँ रहेंगी या नहीं रहेंगी, MQM का इत्तेहाद ज़रूरी है या नहीं, बलोचिस्तान में कौन सा सियासतदान किस जमात में जाना चाहता है। अगर हम खुद ही तरक्की की तरफ सफ़र ना करना चाहें तो किसी दूसरे को इल्ज़ाम कैसे दे सकते हैं। बैरूनी इमदाद की खुशी एक तरफ, मुल्क में मौजूद सियासी रस्साकशी मुसलसल जारी, हवस से इक़्तिदार में अंधे हुए हुक्मरान मुसलसल मुल्क के सबसे बड़े सूबे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने परवेज़ इलाही को रिलीफ दिया जब पंजाब हुकूमत की आवाम को बहुत महंगा पड़ा। इमरान खान मुल्क की सियासत में एक नासूर है जिसने लोगों को बदतमीजी सिखाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल रऊफ और आप देख रहे हैं बागी टीवी। जब से शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, सऊदी अरब की मईशत का नक्शा ही बदल रहा है। माजी में सऊदी अरब की मईशत का इन्हिसार सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत पर ही था, लेकिन शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर क़यादत सऊदी अरब की मईशत अब पेट्रोलियम मसनूआत से बहुत आगे निकल चुकी है और दुनिया आज एक नया सऊदी अरब देख रही है। सऊदी अरब के पास पेट्रोलियम मसनूआत की शक्ल में एक मजबूत मुआशी पहलू तो है ही, लेकिन आइंदा चंद बरसों में सऊदीया हाइड्रोजन गैस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी बन जाएगा। लोग किसी और तरफ सोच रहे हैं। दुनिया में जहाँ कहीं भी देखें, हर मुल्क अपनी मुआशी और दिफाई क़ुव्वत को बढ़ाने में मसरूफ़ है। दूसरी जानिब हम हैं कि अभी तक ये तय नहीं कर पाए कि पंजाब में हुकूमत कौन करेगा, असम्बलियाँ रहेंगी या नहीं रहेंगी, MQM का इत्तेहाद ज़रूरी है या नहीं, बलोचिस्तान में कौन सा सियासतदान किस जमात में जाना चाहता है, कौन किसे कहाँ भेज रहा है, इंतखाबात करवाने हैं या नहीं, कब्ल अज़ वक्त करवाने हैं या वक्त पर, बल्दियाती इंतखाबात होने हैं या नहीं, इनके रास्ते में रुकावट कौन है। अगर हम खुद ही तरक्की की तरफ सफ़र ना करना चाहें तो किसी दूसरे को इल्ज़ाम कैसे दे सकते हैं। अगर हम रोने धोने से बचना चाहते हैं तो फिर ख़ुद को बदल लें, वरना वक्त नहीं रुकता, वक्त गुजर जाएगा और हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। बात सऊदी अरब की हो रही है तो खबर यह है कि ब्राज़र मुल्क एक मरतबा फिर पाकिस्तान की मदद में सबसे आगे नज़र आ रहा है। शहबाज शरीफ का कहना था जिनीवा कॉन्फ्रेंस के दौरान मजमूई तौर पर 9.7 अरब डॉलर की इमदाद के वादे किए गए, जिसमें सबसे बड़ी इमदाद का ऐलान इस्लामी तरक्याती बैंक की जानिब से 4.2 अरब डॉलर का किया गया। उन्होंने बताया कि वर्ल्ड बैंक ने 2 अरब डॉलर और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक ने 1 अरब डॉलर का ऐलान किया। ADBP ने 500 मिलियन डॉलर का ऐलान किया। इटली ने 23 मिलियन यूरो और जापान ने 77 मिलियन डॉलर का ऐलान किया। कतर ने 25 मिलियन डॉलर और सऊदी अरब ने 1 अरब डॉलर का ऐलान किया। शहबाज शरीफ का कहना है कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया, जिस पर उनके शुक्रगुजार हैं। अमेरिका की जानिब से भी 100 मिलियन डॉलर इमदाद का ऐलान किया गया। मगर बैरूनी इमदाद की खुशी एक तरफ, मुल्क में मौजूद सियासी रस्साकशी मुसलसल जारी है। हवस से इक़्तिदार में अंधे हुए हुक्मरान मुसलसल मुल्क के सबसे बड़े सूबे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने अदालती हुक्म पर अमल किया, ना ही गवर्नर पंजाब की हिदायत पर एतमाद का वोट लिया और वह एक बार फिर केस अदालत में है और अदालती फैसले का इंतज़ार है। लाहौर हाई कोर्ट का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के वकील बता दें कि एतमाद का वोट लेने के लिए कितना मुनासिब वक्त दरकार है। हम एक तारीख मुकर्रर कर देते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला के ओहदे से हटाने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज़ शेख की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद और ताहिर खलील सिंधु भी लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। दौरान समाअत जस्टिस आबिद अजीज़ ने इस्तफसार किया कि क्या मामला हल नहीं हुआ, जिस पर चौधरी परवेज़ इलाही के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि तमाम मसाइल अदालत में हल होंगे। अदालत ने पूछा कि अब क्या पोजीशन है, जिस पर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान के वकील ने कहा
कि अदालत ने इन्हें काफ़ी वक्त दे दिया। उनका नुक्ता यही था कि मुनासिब वक्त नहीं दिया गया। अब इनके लिए अदालत ने एतमाद का वोट लेने का रास्ता भी खुला रखा था। जस्टिस आबिद अजीज़ शेख ने रिमार्क्स दिए कि गवर्नर वज़ीर आला को एतमाद के वोट का तो कह सकता है, आखिर में अरकान ने ही फैसला करना है कि कौन वज़ीर आला बन सकता है। बैरिस्टर अली ज़फ़र बता दें एतमाद के वोट के लिए कितना वक्त मुनासिब हो सकता है। हम एक तारीख मुकर्रर कर देते हैं। जस्टिस आसिम हफीज़ ने कहा कि आपके पास पूरा मौका था इतने दिन में एतमाद का वोट लेने के लिए, जिस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र का कहना था कि इसमें कानूनी नुक्ता है जिस पर मैं दलाइल दूंगा। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि परवेज़ इलाही तो एतमाद का वोट लेकर ही वज़ीर आला बने, जिस पर जस्टिस आसिम ने कहा कि वज़ीर आला के पास 24 घंटे हैं, इनके पास 186 अरकान की सपोर्ट होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अदालत में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि वज़ीर आला का गवर्नर के कहने पर एतमाद का वोट लेना ज़रूरी है। ये गवर्नर का अख्तियार है, वो वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहे। जस्टिस आसिम हफीज़ ने कहा कोई फरीक भी नंबर्स को हाथ लगाने को तैयार नहीं, सब सोच रहे हैं कि पहले जो करेगा वो भरेगा। अटॉर्नी जनरल का कहना था अब तो मामला मुनासिब वक्त से बाहर आ चुका है, जिस पर चौधरी परवेज़ इलाही के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र का कहना था ये तहरीर तौर पर तो कुछ नहीं लाए हैं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि एतमाद का वोट लेने से वज़ीर आला को तो किसी ने नहीं रोका था, तहरीर की क्या ज़रूरत है। जस्टिस आबिद अजीज़ शेख ने रिमार्क्स दिए ठीक है, अगर इत्तफ़ाक़ राय नहीं है तो हम इसका मेरिट पर फैसला करेंगे। दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत को गिराने और नई बनाने के चक्कर में वफाकी हुकूमत भी अपने तमाम तर ज़िम्मेदारियों को कामों को भुलाकर पंजाब में डेरे डाले बैठी है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि पंजाब हुकूमत वापस लेकर ही इस्लामाबाद जाऊँगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वज़ीर आला को 20 से 22 रोज़ मिले थे। मौजूद अदालत ने परवेज़ इलाही को रिलीफ दिया जो पंजाब हुकूमत की आवाम को बहुत महंगा पड़ा। राना सनाउल्लाह को लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वज़ीर आला को 20 से 22 रोज़ मिले थे। मौजूद अदालत ने परवेज़ इलाही को रिलीफ दिया जो पंजाब के आवाम को बहुत महंगा पड़ा और उन्होंने रोज़ाना अरबों रुपए की करप्शन की। इनकी सारी तवज्जो मास्टर प्लान की मंजूरी पर रही। हमारी अदालत से इस्तदा है कि केस का जल्द फैसला दे ताकि अक़लियती हुकूमत अवाम पर मुसल्लत ना रहे। उनका कहना था इमरान खान मुल्क की सियासत में एक नासूर है जिसने लोगों को बदतमीज़ी सिखाई और मेरी गाड़ी को जूता मारा गया और जूता मारने वाले को हमारे कारकुनों ने खूब मारा, जिसका मुझे अफसोस है। लेकिन वो बेचारा तो मजलूम और बेशर्म इंसान के हाथों गुमराह हुआ था। ज़रूरत इस बात की है कि इस फितने का खात्मा किया जाए। उन्होंने कहा परवेज़ इलाही के पास 186 अरकान नहीं, वो किसी सूरत से एतमाद का वोट नहीं ले सकते। हमारे पास 179 यानी 179 अरकान है और रन ऑफ इलेक्शन में हम कामयाब हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान हमारे साथ आना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके आड़े है। अब वो एतमाद का वोट ना देकर अपने गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में राना सनाउल्लाह का कहना था सुलेमान शहबाज की जहांगीर तरीन से पहली मुलाकात नहीं है, पहले भी ऐसी मुलाकातें करते रहे हैं, जबकि हमजा शहबाज अपनी वालदा की आदत के लिए बैरून मुल्क मुकीम हैं। मैं पंजाब हुकूमत वापस लेकर ही जाऊँगा इस्लामाबाद, ये राना सनाउल्लाह का कहना था। दूसरी जानिब पंजाब में तहरीक इंसाफ के मेंबरान सूबाई असम्बली की तादाद में इस हिसाब से इजाफा होता जा रहा है कि परवेज़ इलाही को वोट ना दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रुकन पंजाब असम्बली खुरम लगारी ने कहा है कि वो मुस्लिम लीग काफ के साथ नहीं है, परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट नहीं देंगे। मेंबर पंजाब असम्बली आवन डोगर ने बताया कि मसरूफियत के बाद पार्टी इजलास में शिरकत नहीं कर सके, तहरीक इंसाफ और परवेज़ इलाही के साथ है। बहरहाल इस किस्से का इख्तिताम अब चंद घंटों की मुसाफत पर ही है। देखना होगा पंजाब में आइनी बहरान का खात्मा होता है या मज़ीद शदीद तर होता है। अब तक के लिए इतना ही। जाने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।
बाज वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तारीफ़ें फरमा रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी उनकी तारीफ़ें फरमा रहे हैं। तो ये कोई तारीफनामा ही था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी। राना सनाउल्लाह साहब ने जो है ना वो अपना अज़म जाहिर कर दिया है कि जब तक अब वो पंजाब को हासिल नहीं कर लेते वो तो लाहौर से नहीं जाएंगे। ये आप जो है ना वो चस्के लेने वाली खबर बातें करते हैं। मोना सलाई जो है क्या वाकई डॉलर्स बाहर लेके गए और उनका नाम अब ECL में डाल दिया गया है? जब से मोना सलाई का तैयारा फ्लाई किया है ओपन मार्केट के अंदर वो वाली त्रास और वो वाली पलियो पली खत्म हो गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफा राव और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नामवर तजियाकार रिजवान रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज हमारे वज़ीर आज़म साहब ने एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वैसे वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं, PDM की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहना चाहिए क्योंकि उसमें बाकी लोग भी मौजूद थे। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के में सबसे पहले तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया, लेकिन आप ये बताइएगा कि पैसे मिलने पे जहाँ इतना शुक्रिया अदा किया गया और साथ ही उन पैसों के इतने बड़े बड़े जो है वो हम लोगों ने शुक्रिया के इश्तिहार लगा दिए, तो वो पैसा हम लोगों ने इश्तिहार लगाने के लिए लिया था या लोगों की मदद करने के लिए और इकॉनमी को बेहतर करने के लिए लिया था? ये मैं आपको ना इसका मैं बताता हूँ, लेकिन पहले वो मैं आपको एक बात बताऊँ। एक लतीफ़ा है कि वो जो मतलब कि कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मुहावरा है पंजाबी में कि जो मरासी होते हैं ना गांव के, वो हुक्के में जब बैठ जाते हैं ना तो वो कहते हैं कि वो हुक्के का वो कश लगा के कहते हैं ले छिक चौधरी तू भी चिक। तो वो एक दूसरे को चौधरी कहते ना तो वो जब तक वो हुक्का ख़त्म होता है, उसकी वो चिलम ख़त्म होती है, उस वक्त तक वो चौधरी बन चुके होते हैं। मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस जनाब जो हैं वो चाचू जो हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तारीफ़ें फरमा रहे हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी उनकी तारीफ़ें फरमा रहे हैं। फिर ये दोनों मिलकर इसहाक डार की तारीफ़ें फरमा रहे हैं, इसहाक डार साहब फिर इनकी तारीफ़ें फरमा रहे हैं। तो ये कोई तारीफनामा ही था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी। तो सर जब ये आपस में हुकूमत इन सबकी हुई, ये एक दूसरे के इत्तेहादी हुए, तो इन्होंने तो एक दूसरे की तारीफ ही करनी है। ऑब्वियसली हम इनसे कोई क्रिटिसिज्म तो जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन बात ये है कि असल उनकी कारकर्दगी क्या है। हाँ नहीं, लेकिन दो तीन चीज़ें जो उन्होंने कही और मेरा ख्याल है कि उसको देखा जाना चाहिए। एक तो उन्होंने कहा कि जनाब देखिए दुनिया हम पे एतबार करती है और दुनिया ने हमारे साथ ये 9.7 बिलियन डॉलर के प्लेजेस किए हैं। अब जाहिर है कि मीडिया के अंदर आ रहा था कि जी 10.7 बिलियन डॉलर है, तो इसका भी एक जायज़ा लिया जाना चाहिए कि 10.7 क्यों नहीं है और 9.7 क्यों है। वो इसलिए है कि सऊदी अरब ने भी 1 अरब डॉलर की अनाउंसमेंट की है। तो पाकिस्तान ये चाह रहा है कि वो उसे इस अनाउंसमेंट से अलग करके ना 2 तरफा में ले आए, ठीक है जी। तो इसलिए क्योंकि सऊदी अरब पहले भी पाकिस्तान की मदद कर रहा था, सैलाब में भी उसने मदद की है, बहुत ज़्यादा सामान भिजवाया है उन्होंने। अगर आपने एक बात नोट की हो तो अब कोरोना के बाद से लेके अब तक जब भी हम पाकिस्तान ने कोई आलमी मदद के लिए कोई रिक्वेस्ट की है तो लोग सामान दे देते हैं, पैसे नहीं देते। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो हमारे यहाँ कोरोना के ऊपर जो स्पेंडिंग हुई थी वो तकरीबन 1100 अरब रुपए मिस अप्रोप्रिएट हुए थे। मिस अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि ये कोई करप्शन नहीं हुई, ये खर्च हुए हैं लेकिन उस मद में खर्च नहीं हुए जिस मद के लिए वो एलोकेट हुए थे। बद उनवानी हुई, यानी कि उनका जो उनवान है, उनका जो शोबा है वो गलत है, ठीक है। मसलन अगर कोरोना की वैक्सीन मंगवाने के लिए या उसके लिए दवाइयाँ मंगवाने के लिए जो पैसे थे, अगर आप वो लोगों को बिजली के बिलों में सब्सिडी देने में इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये मिस अप्रोप्रिएशन कहलाएगी। तो वो 1100 अरब रुपया का दुनिया हमसे हिसाब मांगती है कि जनाब हमने आपको दिए थे और आपने मिस अप्रोप्रिएट कर लिए हैं, तो लिहाजा उसके बाद हमें सामान मिलता है, पैसे नहीं मिलते। तो ये पहला मौका है कोरोना के बाद कि पाकिस्तान को पैसे मिले हैं या पैसों के वादे मिले हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि इनमें से 8 अरब डॉलर जो हैं, जो कि इस जगह पे तस्लीम भी किया इसहाक डार साहब ने, वो कर्ज है, ठीक है। बाकी कोई 1.5 पौने 2 अरब डॉलर जो है उसकी इमदाद है, यानी कि
लेकिन ये इमदाद भी जो है ये उन्होंने हमारे हाथ में नहीं पकड़ानी। अच्छा। हाँ, ये इमदाद जो है वो ये कैसी इमदाद हुई? ये देख लें, वो इमदाद जो है जैसे पाकिस्तान में काम करता है यूएसएड, यूनाइटेड स्टेट का जो डेवलपमेंट का अदारा है वो यहाँ पे काम करता है। तो अमेरिका अपना $100 मिलियन जो उसने प्लेज किया है वो उसके ज़रिए खर्च करेगा। जापान इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन एजेंसी जो है वो जायका के नाम से है, जापान ने जो $70 मिलियन का वादा किया है वो उसके ज़रिए खर्च करेगा। बरतानिया ने जो 50 मिलियन पाउंड की बात की है वो डिफेड के ज़रिए, तो वो अपनी अपनी जो डेवलपमेंट के उनके आर्म्स हैं जिनके पहले भी पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो उनके ज़रिए खर्च करेंगे। तो नहीं तो सर एक यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी कि ये जो हम बहुत ज़्यादा बिलावल साहब को अप्रिशिएट भी करते हैं और सारा बहुत वावेला मचाया जाता है कि जी इस वक्त अगर कोई हमारी वजारत सही काम कर रही है तो वो वजारत खारजा कर रही है और बड़ा उसने काम किया है और मुल्क में पैसे आना शुरू हो गए। तो अगर ये ट्रस्ट ही नहीं है कि जो इमदाद आपको दी जा रही है वो आपके हाथ में दी जाए और आप उसको खर्च कर सकें, तो फिर बाकी तो कर्ज है, तो फिर ये कोई इसमें कोई बहुत बड़ी मुझे कोई अचीवमेंट तो नहीं नजर आ रही। नहीं, लेकिन अचीवमेंट इसमें ये है ना कि पहले ये भी नहीं मिल रहा था ना, पहले अच्छा। हम अब ये जो कर्ज है ये आपको पता नहीं इसके ऊपर बड़ा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है, 0.5% या 1/4% जो है 0.25% होगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन कल को इस हुकूमत के भी तो खाते में यही आएगा ना कि इन्होंने इतने दौरानिये में इतना कर्ज ले लिया और वो कर्ज जो है अब आने वाली हुकूमत कहेगी कि लो जी हमने तो पिछलों का कर्ज चुकाया है। पाकिस्तानी अवाम तो यही नारे सुनते सुनते रह जाएगी। नहीं, ये कर्ज जो है उस कैटेगरी में नहीं जाएगा, मेरा नहीं ख्याल उस कैटेगरी में जाएगा। और वैसे भी ये 30 साल का कर्ज होगा, कोई 20 साल का होगा अगर हुआ तो है, अगर हुआ तो। और ज्यादा इम्कान यही है, अभी ये वाला अगर भी है, ज़्यादा इम्कान यही है कि वो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को उधार पे तेल दिया था जब हमने एटमी धमाके किए थे, और वो $500 मिलियन का सालाना उसने ऑयल दिया था। और 2002 में उन्होंने कहा था कि जनाब अच्छा ठीक है ये पैसे आप ही रख लें, ठीक है। तो इनमें से मतलब उनको पता था कि ये पैसे नहीं आने, कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो यार आप गिफ्ट रख लें हमारी तरफ से, कोई मसला नहीं है। तो मुझे लगता है कि शायद इसमें से बेहतर होगा, लेकिन वो इसे कर्ज के तौर पे, लेकिन वो इसलिए भी रखना चाहेंगे, आपकी बात दुरुस्त है कि बाद में आने वाली हुकूमतें यही कहेंगी ये कर्ज तो उस मद में शामिल होगा जो पाकिस्तान का ओवरऑल फॉरेन डेट का कर्ज है उसके अंदर ये शामिल होगा। लेकिन बहरहाल जो है वो कर्ज इतने कम शरह सूद के ऊपर हमें मिल जाना ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इस तमाम कर्ज के लेने के लिए हमें प्रॉपर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो देना पड़ेंगे, मतलब हमें बताना पड़ेगा कि जनाब आप हमें अगर $20 करोड़ देंगे ये दें, इससे हमने सैलाब ज़दगान के लिए सड़क बनानी है या हमने हॉस्पिटल बनाना है, हम वो हॉस्पिटल बनाएंगे उसके ऊपर आपने बहुत ही अच्छी बात की है। और आज सुबह ही मैं सोशल मीडिया पे कुछ लोगों की पोस्ट देख रही थी और जितने उनके बुरे हालात हैं सैलाब ज़दगान के, और इस सर्दी के मौसम में आप इमेजिन कर सकते हैं कि राजनपुर जैसे इलाकों में या बलूचिस्तान वाले इलाकों में वहाँ पे इस वक्त सर्दी की क्या सूरत हाल होगी अगर लाहौर में इस वक्त शदीद सर्दी है तो। और लेकिन मुझे तो कोई भी इमदाद, बेशक वो किसी भी मद में आ रही हो, मुझे तो वहाँ कुछ पहुँचता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आपको कुछ पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, इसमें से उनकी रोज़मर्रा जो मुसीबतें हैं उसको कम करने के लिए तो कुछ नहीं, मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं। ये तो रोज़मर्रा ज़रूरियात, सर एक मिनट, रोज़मर्रा ज़रूरियात पूरी नहीं होंगी, जो उनके बुरे हालात हैं वो उससे निकलेंगे नहीं, महंगाई की वजह से वो आगे जो है वो बढ़ नहीं सकेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आधे तो दरमियान में वैसे ही बदहाल हो जाएंगे और जो कुछ बचेंगे उनके लिए हम कोई प्रोजेक्ट शुरू कर लेंगे और फिर बाद में कहेंगे कि नहीं जी हमने तो ये अस्पताल बना दिया, हमने ये मोटरवे बना दी, हमने ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, फिर बाद में वो नारे किसके लिए हैं? यही बात सिर्फ वोट लेने के लिए। यही जो आप जिस नतीजे पे पहुंची हैं, जरा जल्दी पहुंच गई हैं, इतनी जल्दी इस नतीजे पे ना पहुंचे। तो सियासतदान तो स्लो करके चलेंगे ना, ताकि वो दरमियान में अपना वोट भी पक्का कर सकें। मैं आपको छोटी सी बात अर्ज कर
सिंध के अंदर जो वडेरे हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग के हैं, जिनके अंदर जरदारियों का भी शुमार होता है, उन्होंने ऐसा एहतमाम कर लिया है कि अगर सैलाब आए तो उनकी ज़मीनों पे पानी ना आए। ठीक है ना? बस ये इसी तरह के प्रोजेक्ट सुनने में आएंगे हमें। सुन ले, मेरी बात तो सुन लेना, पूरी तो होने दें। अब मसला ये है कि जब पानी आता है तो जो इर्द गिर्द गरीब गुरबा छोटे घारी किसान हैं बेचारे गरीब, उनके उसके ऊपर फैल जाता है। अच्छा, बहुत सारी जगहों के ऊपर वो जो नहरें इस पानी को निकालने के लिए बनाई गई हैं वो उनके खेतों से ऊंची हैं, तो लिहाजा यहाँ से पानी निकाल के उन नहरों पे भी नहीं डाला जा सकता, उसके लिए आपको पंप चाहिए। मैं आज ही अपने एक व्लॉग में एक बात कर रहा था कि अगर वहाँ पे सोलर पंप का एक कम्प्रीहेंसिव सिस्टम लॉन्च होता है और उन लोगों को सोलर पंप दे दिए जाते हैं मुफ्त में कि जनाब आपकी ये 5 एकड़ ज़मीन है, इसके ऊपर 10 फीट पानी खड़ा हुआ है, ये भाई आप एक पंप पकड़ो और ये सोलर पे चलेगा, इसके लिए आपको पेट्रोल की डीजल की ज़रूरत नहीं है, सूरज निकलेगा ये चल पड़ेगा, इससे अपने खेत से पानी निकालो और अपनी हालत बेहतर बना लो। वो ना सिर्फ अब के लिए बल्कि आइंदा किसी भी सैलाब आने वाले मुतवक्को सैलाब के लिए उसके लिए एक एसेट बन जाएगा। तो अगर तो इस तरह का कोई प्रोजेक्ट होगा तो वो अदारे भाग के इसके लिए पैसे देंगे कि हाँ ये काम करते हैं। ज़ाहिर है इसमें अल्लाह करे कि आपका आइडिया जो है ना वो हमारे हुक्मरानों तक पहुंचे और हाँ, वो भी नहीं इसमें लूट मार भी होगी, अमल करना शुरू करें। ये ज्यादातर पंप्स जो हैं ये आपको सिंधी वडेरों के डेरों से बरामद होते हुए मिलेंगे, लेकिन हम ये तवक्को रखते हैं कि अगर 30% 35% भी उन लोगों तक पहुंच गया तो उनकी हालत सुधर जाएगी। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि इनकी हालत बेहतर करने के लिए 2 तरीके हैं हमारे पास। एक है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड कि उनके अकाउंट में पैसे आप डाल दें, और दूसरा है कि किसानों के लिए जो पैकेज इंट्रोड्यूस करवाया था प्राइम मिनिस्टर ने और जिसके अंदर बड़ी खूबसूरत बात थी कि वो जो अजला हैं वहाँ पे बीज और खाद जो है किसानों को उनकी ज़मीन की फ़र्द देख के वो मुफ्त फराहम की जाए। सिंध के पंजाब के अंदर ये जो सैलाब आया था, पंजाब बलूचिस्तान के अंदर वहाँ से तो पानी निकल गया है, तो वहाँ के किसानों के लिए तो ये बहुत अच्छा। पंजाब के भी 3 अजला मुतासर है ना, तो वो पंजाब और बलूचिस्तान से बह गया क्योंकि बलूचिस्तान ऊपर का इलाका है, वहाँ से बह के दरिया में गिर गया, तो वहाँ के किसान को भी ये पैकेज मिल सकता है। सिंध के किसान का जिसका पानी अभी तक खेतों में खड़ा है भाई, और जुलाई आने में अब आप देखिए ना 6 माह रह गए और 6 माह से उनकी वहाँ पे पानी खड़ा हुआ है, तो अभी पानी नहीं निकला तो वो बेचारे फसल क्या उगाएंगे, ऊपर से अगली फिर बरसात आ गई तो फिर क्या होगा। तो उससे पहले हमें कोई ना कोई उनके लिए सिस्टम करना पड़ेगा और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो सबसे अहम बात है वो कहीं इधर उधर ना हो जाए, वो ये है, एक तो ये बात हो गई कि 8 अरब डॉलर का कर्ज है और $2.25 अरब का तकरीबन जो है वो ग्रांट है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि गैस की कीमत में जो इजाफा है वो इसाक डार साहब ने कहा तो है कि 74% इजाफा पंजाब और KPK के लिए हुआ है और 67% इजाफा जो है वो उसकी अप्रूवल दी है ओगरा ने बलूचिस्तान और सिंध के लिए, और वो कह रहे हैं कि वो इनके लिए इन दोनों कोशिश करेंगे कि ये इजाफा जो है कागजात में तो हो लेकिन कंज्यूमर को ना देना पड़े और वो हुकूमत अपने पल्ले से अदा कर दे। अब ऐसी हुकूमत जो बाहर से खैरात मांगती फिर रही है वो अपने पल्ले से कैसे अदा करेगी इसका मुझे नहीं पता। आपको कोई फार्मूला आता? हमने तो यही देखे कि जो सब्सिडी दी जाती है, अभी आपने देखा होगा हाल ही में, आपने खुद भी भरा होगा बिजली का बिल, तो जो सब्सिडी पहले हमें दी गई थी वो बाद में जो है ना वो बिजली के बिलों में लग के आना शुरू हो गई थी। तो अगर हुकूमत ने कुछ किया भी तो कुछ ऐसा ही होगा, चुपके से विड्रॉ कर लेते हो। बिल्कुल। और तो वो उन्होंने अगर दे भी दिया तो उसे डबल हमसे निचोड़ लेना है। तो मेरा ख्याल है मैं और आप इस मौजू को छोड़ के ना हम आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं आपसे बात करूंगी तो मैं यही बोलती जाऊंगी। 74% इजाफा कर ही लें, कोई मसला नहीं है। वो बाद में जो हमारी चीखें निकलती हैं, क्योंकि जब आपको पता हो कि ये इजाफा होना है तो आप ज़रा तसल्ली में आ जाते हैं, लेकिन जब गैर महसूस तरीके से हो तो ज़्यादा तकलीफ होती है।
मैं अगर इस बात पे, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आपसे बात करती रही तो मेरी और आपकी बहस इसी तरह से चलती रहेगी। मेरा ख्याल है मैं नेक्स्ट मौजू की तरफ बढ़ती हूँ। और अब आप मुझे ये बताइए कि आज हाई कोर्ट का बहुत ही अहम फैसला आया है, जिसके बाद मुझे नहीं समझ में आ रहा कि परवेज़ इलाही साहब अब क्या करेंगे। और शायद यही वजह है कि वो फ़ौरन इमरान खान साहब से मिलने के लिए भी चले गए। वहाँ से भी अभी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ अफवाहें आना शुरू हो जाएंगी कि फ़ैसला क्या हुआ है। तो सबसे पहले आप मुझे अपना तज्जिया बता दें, और या अगर आप तक कोई अफवाह पहुँची है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है तो प्लीज़ हमसे शेयर करें। देखिए, तज्जिया तो यही है कि अभी ये समाअत जारी है, और अब एक दिन और उन्होंने दे दिया चीफ मिनिस्टर साहब को, और इस पे दलाइल जारी हैं कि क्या गवर्नर ये हुक्म जारी कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप मेरी ज़ाती राय पूछें तो मैं तो इसको एक फजूल एक्सरसाइज समझता हूँ, क्योंकि आइन और कानून इतना वाज़े है इस हवाले से कि गवर्नर ये हुक्म जारी कर सकते हैं और उनके इस हुक्म को, इन इख्तियार को कुछ चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन अब अदालत उसको लेके बैठ गई है, 5 रुकनी बेंच है, तो इसलिए मैं तो उस पर कुछ नहीं कहना चाह रहा। तो उसमें हम कुछ ना ही कहें तो बेहतर है। कल देखें। हाँ। तो इन्हें अदालत जो है ना वो और किसी को कुछ कहे या ना कहे, मेरे और आप जैसों को जरूर पकड़ लेती है। देखें, आबद अजीज शेख साहब जो कि इस बेंच के सरबराह हैं, जब वो वकील हुआ करते थे, कॉरपोरेट के बड़े अच्छे वकील थे, तो उस वक्त तो उनसे बहुत अच्छी याद अल्लाह रही है। तो मेरा मतलब है कि वो थोड़ा सा, मेरा मतलब है हम उनका वो पुरानी 30 साल पुरानी मोहब्बत जो है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन बहरहाल जो है वो इस वक्त सीनियर मोस्ट जज हैं और उनके चीफ बनने का भी इम्कानात रोशन है, तो इसलिए उनके लिए कुछ हम ना ही कहें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। अच्छा चलो सर, इस पे उनको हम कुछ नहीं कहते, लेकिन आप ये बताइएगा, राना सनाउल्लाह साहब ने जो है ना वो अपना अज़म जाहिर कर दिया है कि जब तक अब वो पंजाब को हासिल नहीं कर लेते तो वो तो लाहौर से नहीं जाएंगे और वो कहीं नहीं जा रहे, और उन्होंने अब पंजाब हासिल करके रहना है। तो अगर राना सनाउल्लाह जो है मुस्लिम लीग नून पंजाब पे कब्जा कर लेती है दोबारा, या कब्जा ना कहें, कब्जा इज़ अ नेगेटिव वर्ड, कि अगर वो यहाँ पे हुकूमत बना लेते हैं, तो फिर आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब जो है वो जल्दी ही बनी गाला के पेशावर शिफ्ट होने वाले हैं, और वो भी उसी हेलीकॉप्टर में जो पेशावर हुकूमत का है? देखें, ये आप जो है ना वो चस्के लेने वाली खबर बातें करते हैं। तो सर, जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे सुना रहे थे, तो उसके बाद मैं आपसे ऐसी ही खबरें डिस्कस कर सकती हूँ, क्योंकि अवाम की बात करेंगे तो वहाँ रोने धोने के अलावा कुछ नहीं है। देखिए, बात ये है कि ये तो इसको जिसे कहते हैं सियासी, नुसरत जावेद साहब हमारे सीनियर हैं, वो कहा करते हैं सियासी चस्का फरोशी। तो सियासी चस्का फरोशी है कि वहाँ पे क्या करने गए हैं, क्या कहने गए हैं और क्या बातें हुई हैं अंदर, कोई अंदर की बात बाहर बता दे और फिर जनाब उसके ऊपर ढास हम लगाना शुरू कर दें। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने ये गुफ्तगू की है। राना सनाउल्लाह बेसिकली PMLN के जो है ना वो बढ़क मारने वाला जो रखा होता है ना वो है। अब जाहिर है कि PTI की तरफ से जो बढ़क का जवाब आएगा, PMLN ने कहा कि हम भी अपना एक बढ़क वाला बंदा रखते हैं। राना सनाउल्लाह साहब जो है ना, अब मैंने कहा आपकी फरमाइश में कारी दूँ, राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनसे PTI को और इमरान खान को खुदा वास्ते का बैर है। अगर आप देखें तो वो अपने बहुत सारे जलसों में राना सनाउल्लाह मैं तुम्हें मूंछों से पकड़ के घसीटूंगा, राना सनाउल्लाह मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, फिर उन्हें डाला भी जेल में, खैर राना सनाउल्लाह तुम ये कर, मैं तुम्हें ये करूंगा। तो वो राना सनाउल्लाह एक किस्म की छेड़ है PTI की। तो PMLN ने राना सनाउल्लाह को लाहौर में ला के इसलिए बिठाया है, हालांकि पंजाब के आइंदा जो वज़ीर दाखिला होंगे वो अताउल्लाह तारड़ होंगे। ये बात आप मेरी नोट कर लीजिए। अताउल्लाह तारड़ जो हैं वो नेक्स्ट राना सनाउल्लाह बनने जा रहे हैं। आप उनके बढ़कों के लेवल से भी अंदाज़ा कर सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। लेकिन जिस तरह की उनकी तस्वीरें पंजाब असेंबली से आई थी, तो उसके बाद हम अंदाजा कर सकते हैं कि हालात क्या होंगे। जी दाखिला। लेकिन अवाम की बात भी कर देनी चाहिए। अवाम की बात यह है कि आज 70 रुपये किलो मुर्गी का गोश्त जो है उसकी कीमत गिर गई है, और उसकी वजह यह है कि जो सप्लाई लाइन के ऊपर जो है वो छापे मारे हैं पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी ने, मेरा ख्याल है FIA ने मारे हैं, और वो जो पोल्ट्री एसोसिएशन वाले जो हैं, जो कि मतलब कि देखिए ये जो बर्ड होता है ना, ये 40 दिन के अंदर पूरा ब्रायलर बन जाता है, पूरा मैच्योर ब्रायलर बन जाता है ना, ये जो परिंदा जिसका हम गोश्त खाते हैं, जिसको मुर्गी ब्रायलर कहते हैं। अब अगर उसके बाद आप उसे रोक ले तो वो जो उसका वज़न तकरीबन किलो सवा किलो के दरमियान होता है, हो गया होता है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन वो इकनॉमिकली फिजिबल नहीं रहता। तो जिन लोगों ने वो बर्ड्स रोक लिए हुए थे, उनके फार्म्स के ऊपर छापे लगे हैं, सिर्फ
3 या 4 जगहों पे छापा लगा है मेरी इतला के मुताबिक, और एक दिन में चिकन का गोश्त जो है वो 70 रुपए किलोग्राम कम हुआ है। यानी मैं 570 रुपए किलो लेके आया था परसों तरसों, तो इतवार वाले रोज, तो इसका मतलब है 500 रुपए पे वापस आ गया। 654 रुपए जो है वो मैंने खुद पिछले चंद दिन पहले जो है ना वो खरीदा है गोश्त। वो मेरे ताल्लुकात जरा अच्छे हैं ना मुर्गी वालों से, तो इसलिए बस मैं भी आपसे ही राब्ता करूंगा। हाँ, बाजार से बाहर आयत कीमत पे मुझे दे देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये कल हमने ये सुना था कि फी मन 1200 रुपये फी मौंड जो है वो गंदम की थोक की कीमत में कमी वाक़या हुई है। ज़ाहिर है उसका असर नीचे तक आने में, गंदम के भी काफी गोदामों पे छापा पड़ा। हाँ, और केपीके में ज़्यादा छापे पड़े, और केपीके में ज़्यादा छापे जो पड़े हैं वो पीटीआई के जो लोग हैं या लीडरशिप है उनके गोडाउन्स के ऊपर मारे गए हैं। आप कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, लेकिन उसके नतीजे के अंदर कीमत भी तो कम हुई है ना यार, ये भी तो एक अहम बात है। तो अहम बात ये है, देखें पीटीआई के गोदामों से निकले या पीएमएल के गोदामों से निकले, आवाम को इससे कोई सरोकार नहीं है। आवाम को तो सिर्फ इस बात से सरोकार है कि उन्होंने कितने पैसे देने और उसके बदले में उनको क्या मिलना है। तो मेरे ख्याल से ये खुशाइन बात है कि कम से कम कीमतें तो कम हो गई हैं। इसमें एक बात जो पॉजिटिव है, जो मुझे लगी है पॉजिटिव, वो ये है कि चीज़ों की शॉर्टेज नहीं, ना चिकन की शॉर्टेज है ना गंदम की शॉर्टेज है। ठीक है, ये चीज़ें वाफर मिकदार में मौजूद हैं, बस कुछ लोगों ने उनकी सप्लाई रोक ली थी और इसकी बुनियाद के ऊपर इजाफा हुआ है। जैसे सर ये जो आपने पॉजिटिव बात की है ना, इस पे मुझे ना आप वही मेरी दुखती जग छेड़ देते हैं। बस विलाग खत्म कर दो। हाँ, ये सारे सिनेरियो सर हम हमेशा देखते हैं, हर चंद पा के बाद देखते हैं कि चीनी होती है लेकिन उसकी शॉर्टेज क्रिएट करके उसकी कीमत बढ़ा दी जाती है, गंदम होती है लेकिन उसकी शॉर्टेज क्रिएट करके फिर उसको रेट बढ़ा दिए जाते हैं, प्याज जो है वो हम मंगवा सकते हैं लेकिन नहीं जी, उसकी शॉर्टेज करके हमने उसकी कीमत बढ़ानी होती है। टमाटर ले लें, सब्जी ले लें, गोश्त ले लें, हर चीज के साथ यही सुलूक। तो आखिर इन माफियाज को ये हुकूमत क्यों नहीं, कोई भी हुकूमत कंट्रोल क्यों नहीं करती? क्योंकि वो खुद माफियाज हैं। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, ये जो अफगान वॉर हुई है ना, इस वॉर के नतीजे के अंदर पाकिस्तान में इस वक्त कम अज कम 200 के करीब ऐसी पार्टियां वजूद में आ गई हैं जिनके पास कैश की शक्ल में 400 से 500 अरब रुपया मौजूद होता है हमा वक्त। ये प्रॉपर्टी में घुसते हैं, ये सीमेंट में घुसते हैं, वहाँ पे तबाही फेर देते हैं, प्राइसेस को जैकअप कर देते हैं। ये चिकन मटन, अब ये कोई शोबा नहीं छोड़ रहा है। पहले ये सिर्फ प्रॉपर्टी की फाइलों का मतलब मुझे समझ में आ गया कि इस बात का तो कोई हल नहीं होना। और ये जो आपने पैसों की बात की है ना, मुझे सिर्फ एक लास्ट सवाल का जवाब दे रहे हैं, एक लास्ट सवाल। नहीं कि मोना सलाही जो है क्या वाकई डॉलर्स बाहर लेके गए और उनका नाम अब ईसीएल में डाल दिया गया है? कौन? मोना सलाही जो है वो क्या वाकई डॉलर्स बाहर लेके गए हैं और उनका नाम जो है वो अब ईसीएल में डाल दिया गया हुआ है? देखिए, इसका तो मुझे नहीं पता, इसका तो जो है वो राना सनाउल्लाह साहब ही बताएंगे। लेकिन मुझे इतना पता है कि जब से मुनस साहब पाकिस्तान से तशरीफ़ लेके गए हैं तब के बाद डॉलर की बढ़ोतरी जो है ओपन मार्केट के अंदर वो रुक गई है, बल्कि बाज़ सूरतों के अंदर 2-3 रुपए नीचे भी आया है। तो मुनस साहब जब से गायब हुए हैं तब से ओपन मार्केट ने ऐसे बिहेव करना शुरू कर दिया है। ये इस इल्ज़ाम को तक़वियत देता है कि वो यहाँ पे जो कलेक्शन कर रहे थे गोगी की जगह के ऊपर, अब गोगा आ गया था, वो जो कलेक्शन कर रहे थे वो उन्होंने डॉलर में कन्वर्ट करके पाकिस्तान से ट्रांसफ़र की है। इस खदशे को या इस इल्ज़ाम को इस बात से तक़वियत मिलती है कि जब से मुनसलाई का त्यारा फ्लाई किया है ओपन मार्केट के अंदर वो वाली त्रास और वो वाली पलियो पली ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो इसलिए तो हम किसी पे इल्जाम नहीं लगाते। अगर ये इस बात से जो है ना इसको तकबीयत मिल रही है तो मेरा ख्याल फिर नाम ईसीएल में ही रहने देते हैं, हम उसको ना ही ज्यादा डिस्कस करें कि वो खबरों में आए और उनका नाम ईसीएल से निकल जाए। जो जहाँ है उसको वही रहने दें। इस तरह के लोगों को और भी कोई है तो उनको मेरा ख्याल बाहर ही भेज देना चाहिए। उनका भी नाम नहीं डला, ना सिर्फ बल्कि उनकी दूसरी अम्मी का और तीसरी अम्मी का भी डल गया, उनकी अपनी मिसेज का भी डल गया, उनके भाई और उनकी भाई की मिसेज का भी डल गया। और मुनस ने तस्लीम कर लिया कि उनके वो जो खातून हैं वो उनके वालिद साहब की तीसरी बेगम है। मेरा ख्याल अपना बयान उन्होंने जो नैब को दिया है उसमें भी, या उनके भाई ने जो दिया है मुबैना तौर पे, उसके अंदर भी कहा जा रहा है कि उन्होंने कम से कम एक बात तो तस्लीम कर ली कि वो जो खातून हैं वो समथिंग चौधरी जो हैं वो उनकी जो हैं वो सौतेली अम्मी हैं। तो बहरहाल ये अपनी जगह पे रहेगा। टाइम ज़रा ज़्यादा हो गया है,
आज के लिए माफी दे दें, कल फिर इस पे हम बात करेंगे मज़ीद। बिल्कुल नाज़रीन, ये जो आज कुछ मौजू जो है जिन पे रिजवान रज़ी साहब से डिटेल में बात नहीं हो सकी, उस पर आने वाले दिनों में जो है ना वो आने वाले 1-2 व्लॉग्स में ज़रूर इनसे इन सारे सवालों का जवाब भी लेंगे। लेकिन आज के वीडियो के इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में हमें अपनी राय से आगाह करना मत भूलिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। इसकी करप्शन की दास्तानें मैं आपको क्या बताऊं, पूरी जुबान ज़दे आम है। जनरल फैज़ हमीद का ये पेट प्रोजेक्ट था सारा, ये पूरा पंजाब में गालियां निकाली हैं परवेज़ लाई के साथ मिलकर। परवेज़ लाई को उसने बुरा भला करने का, तुम जिस शख्स को ये पंजाब का डाकू कहता था उसको इसने वज़ीर आला लगा दिया कि दुनिया में 8 बिलियन लोग जो है ना वो सिर्फ इसलिए पैदा हुए हैं कि वो साबित करें इमरान खान झूठा है। वो ऊबर का जो है ना वो अपने बाप की मिल्कियत है ना जो इस्तेमाल कर रहे हैं। मलिक रियाज बता सकते हैं क्योंकि उनके जहाज पे गई थी बात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूँ माफिश तबस्सुम। नाज़रीन, हम प्रोग्राम में अक्सर बात करते हैं और मुबश्शिर साहब तो इस चीज़ का बहुत दफ़ा अहवाल बता चुके हैं कि बुज़दार साहब की करप्शन के हवाले से और पंजाब में जो कुछ भी बुज़दार साहब के दौर में होता रहा उस हवाले से कि कमिश्नर तक की सीट बिकती थी, डीसी की सीट बिकती थी। और अब जावेद चौधरी साहब ने अलीम खान के साथ मुलाकात का एक बार फिर से अहवाल बताया। वो कहते हैं कि पंजाब में बुज़दार के आने के बाद हिमाकतों का एक सैलाब आ गया था, 4 करोड़ में कमिश्नर की सीट बिकती थी। साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि मेरा तो खुद फरा गुज्जर ने इंटरव्यू लिया और उसके बाद मुझे वजारत मिली। सर, ये क्या होता रहा था पंजाब में? ये सब भी क्या था आपकी नॉलेज में? तो क्यों नहीं, यही तो मैं बताता था इमरान को जिससे वो नाराज हो गया था। ये बुशरा मानिका जो है ये इसकी करप्शन की दास्तानें मैं आपको क्या बताऊं, पूरी जुबान ज़दे आम है। और उस बाद गोगी मिल गई साथ, उसके बाद एहसन गुजर मिल गया और फिर इनको सारों का आशीर्वाद था जनरल फैज़ हमीद का। जनरल फैज़ हमीद का ये पेट प्रोजेक्ट था सारा, ये पूरा पंजाब में पैसे आप देखें ना कहाँ कहाँ जा रहे थे। आप उनके फार्म हाउस देख लें, आप उनके घर तक तलगंग की जो सड़कें हैं वो देखें जो उनके फार्म हाउस तक जा रही हैं। यहाँ तक कि उस सड़क पे और कोई जा नहीं सकता, नो थॉरोफेयर, हालांकि वो पब्लिक उसकी है। तो यानी ये तो अपने बाप की जागीर समझा हुआ था। और ये तो लेटेस्ट स्टेज की बात बता रहा है जावेद चौधरी साहब कि जो उनको अलीम खान ने बताई कि जनाब 3 करोड़ पे और 4 करोड़ पे जो पहली रिश्वतें थी 6 महीने वो 25-25 हज़ार होती थी। और ये जब मैंने इमरान को बताया, मैंने कहा इमरान 25-25 हज़ार रुपये की रिश्वत दे रहा है उस्मान बुज़दार, तो उनका क्या बकवास कर रहे हो। मैंने कहा अल्लाह की कसम उस आदमी का ना वैसे विजन है ना उसका करप्शन में विजन है। यार करप्ट ही होता तो हम कहते यार चलो साडा बंदा कितना अच्छा करप्ट निकलिया, लेकिन वो वहाँ पर भी निखेड़ था। और खुद अलीम खान से आप पूछ रहे हैं, वो बताएंगे आपको कि जब पहली बार वो CM ऑफिस में आया ना तो वो छत को ही देखता रहता था। अच्छा, वो जो है ना रिमोट कंट्रोल से ओपन होती है और क्लोज होती है, शीशे की है, तो वो सन रूम टाइप है, तो वो बार बार खुलवाता था, बार बार बंद कराता था और खड़ा होता था। फिर अपने बच्चों को बुला लिया, बेगम को बुला लिया, सेल्फियाँ उतार रहे हैं उसके साथ यूं करके। ये वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी सादगी से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उस आदमी का इतना होल्ड था पंजाब के ऊपर कि वो अपने रूफ टॉप से इम्प्रेस था। तो अब बाकी उसने फिर कौन सी चीज़ छोड़ी, अंत कर दिया उसने हर चीज़ को। तो ये भी कहते हैं बिशरा बीबी, फराह गुज्जर, एक बिजनेस टाइकून और एक जनरल फैज साहब। वो कहते हैं हमारी सारी हुकूमत ये थी, हम खान साहब को मोनिस इलाही से मिलने का कहते थे और ये उसे गालियां देते थे। लेकिन सर अब तो मोनिस इलाही साहब काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं खान साहब से। देखे जी, अब नहीं, 1 हफ्ता पहले तक थे। अब तो इमरान खान ने परसों मोनिस इलाही को गालियां निकाली हैं परवेज़ इलाही के साथ मिलकर। परवेज़ इलाही को उसने बुरा भला करने का, तुम सबसे ज़्यादा करप्ट आदमी हो। आप ये देखें ना, पहले इसने 4 साल पंजाब का सबसे नालायक और सबसे करप्ट आदमी जो असली नस्ली हर तरह से करप्ट उसको लगा दिया। उसके बाद अपना जब उसको उठाया तो जिस शख्स को ये पंजाब का डाकू कहता था उसको इसने वज़ीर आला लगा दिया। और आप देख लें वो उस मोनिस इलाही के मतलब खुद इमरान खान ने कहा कि अब वो अरबों रुपया यहाँ से लेके भाग गया और वहाँ स्पेन में सेटल कर रहा है। लेकिन अब मेरी इत्तला है कि वो स्पेन में इस वक्त नहीं है, वो इस वक्त तो लास्ट तो वो पेरिस से लंदन गए थे और एक बड़ा उनका फेवरेट होटल है लैंसब्रो होटल, वहाँ पे वो किसी ने उनको वहाँ देखा है, सिगार भी पी रहे थे और भी उनके झुरमट में कुछ लोग थे। अब क्योंकि उनकी बेगम का नाम जो है वो ECL पे आ गया, आज उनको एयरपोर्ट पे रोक दिया गया जाने से। तो अब मोनिस इलाही साहब
जो अकेले हैं तो इसलिए उनको ब्लेम नहीं कर सकते अच्छी कंपनी के लिए, जो अगर वो हो वहाँ पे किसी के साथ तो। लेकिन ये तो खैर अब लोग पता नहीं, एक उन्होंने देखी होगी बेचारी, 3-3 कह रहे हैं, मुझे क्या पता, झूठ भी बोलते हैं लोग। खैर बहरहाल मोना सलाई के बारे में सच है कि वो पाकिस्तान में नहीं है, वो पैसे लेके गए हैं, खुद इमरान खान ये कहते हैं। बल्कि आपको ये बताऊं कि परवेज लाई की पूरी फैमिली जो है वो ECL पे आ गई, और रासिक आ गया, दूसरा बेटा, रासिक की बीवी आ गई, एक और आ गई, उनकी बच्ची है वो, यानी सबके नाम पे इतने इतने पैसे आए हुए हैं। एक नायब कासिद है पंजाब असम्बली का, वो पता नहीं क्या उसका नाम है, बशीर पता नहीं क्या, उसके अकाउंट नायब कासिद का मतलब है लोअर PN जो होता है, जो आपको कमरे में चाय देता है आके, उस लेवल का, ये सफाई करने वाला। तो वो जो है उसके अकाउंट से 800 मिलियन चौधरी रासिक को चले गए। तो भाई कौन लोग हो तुसी यार, अपना किधरों आए हो, कितने बेशरम हो सकते हो, कितने कमीने हो सकते हो, क्योंकि और ये तो आप खानदानी रवायत है ना, चौधरी ज़हूर लाई को देख लें, भैंस चोरी करके बन गया, यानी कमाल है ना, नामालूम भैंस को चोरी कर लिया, वो भी पर्चा कटा हुआ है उन पे, मैं खुद से तो नहीं कह रहा। उसके बाद जो उनकी कहानी है वो ज़ुबान ज़दे आम है, तो इस बारी कैसे छोड़ देते पीछे, इस बारी तो मदर ऑफ ऑल करप्शंस की है उन्होंने। सर खान साहब हमला केस में जो JIT बनी थी उस पर तो काफ़ी इख्तलाफात हो गए हैं, खान साहब ये तासुर दे रहे हैं कि इदारे जो हैं वो JIT को प्रेशराइज कर रहे हैं, सर ऐसा कुछ है? नहीं, माविश एक बात यकीन कर लें आप, इमरान खान की एक बात सही है कि दुनिया में 8 बिलियन लोग जो है ना, वो सिर्फ इसलिए पैदा हुए हैं कि वो साबित करें इमरान खान झूठा है। ये ना, आप सिर्फ इदारे नहीं पाकिस्तान के, दुनिया का हर इदारा, दुनिया का हर अखबार, दुनिया की हर अदालत, दुनिया का हर वो बंदा जो इमरान खान से एग्री नहीं करता, या जिसको नहीं पता, वो अगर कहीं पे वो जंगलों में रहता है अफ्रीका के अमेज़न के, उसको नहीं पता इमरान खान भी कोई चीज़ है, तो वो इनके खिलाफ ही है। ये आप समझ लें, सिर्फ वो यूतिया जो इमरान खान के हर झूठ पे यकीन करता है, हर U-टर्न पे यकीन करता है, वही ईमान वाला। सर चौधरी परवेज इलाही साहब ने गवर्नर की जानिब से जो हटाए जाने का नोटिफिकेशन उसको चैलेंज कर दिया, अब समाअत कल तक के लिए मुलतवी हो गई। आपको क्या लगता है वज़ीर आला की सीट बचा पाएंगे परवेज इलाही साहब? देखिए, परवेज इलाही प्रॉब्लम में है। परवेज इलाही के पास अगर नंबर्स पूरे होते ना, तो वो बहुत पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेते और ये सारी डिबेट को ख़त्म कर देते। फिर क्योंकि एक दफ़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाए तो आईनी तौर पे वो 6 महीने दोबारा नहीं हो सकता। तो परवेज इलाही ये करके सुकून से अपनी वो करप्शन जारी कर लेते। लेकिन अब उनको 2 झटके लगे हैं। उनके कुछ पार्लियामेंटेरियंस उनके सामने बातें करना शुरू कर दी हैं, काफ लीग के कुछ लोगों ने उनके सामने बातें शुरू कर दी हैं। उनका जो 7 दिन में बनने वाला लाहौर का मास्टर प्लान था वो रिजेक्ट हो चुका है। तो अब परवेज इलाही जो है और उनका बेटा जो है वो बाहर भाग चुका है, वो आ नहीं सक रहा वापस, खुद वजीर आला है, लेकिन दूसरा बेटा, बहू और दोनों बहुएं ये सारी जो है ECL पे आ गई हैं। तो परवेज इलाही ने इस पैसे के लिए कितनी को इज्जत गंवानी है, ये तो परवेज इलाही बता सकते हैं। अल्लाह ऐसी सीटें ना दे किसी को और अल्लाह ऐसी आजमाइश में ना डाले। वो हज़रत अली का कौल है ना कि जब आपको दौलत और रुतबा मिलता है ना तो वो भी आपकी आजमाइश होती है। सर दौलत और रुतबा मिलने पर इंसान बेनकाब हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसा आजमाइश है। सर सुनाए खान साहब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा जाने की तैयारी कर रहे हैं और हेलीकॉप्टर भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इस्तेमाल होगा, तो वैसे खान साहब जमान पार्क में क्यों नहीं रह रहे? वो ऊबर का जो है ना, वो अपने बाप की मिल्कियत है ना जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और वहाँ पे लोगों को तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है KP के गवर्नमेंट के पास। स्मगलिंग कर करके वीट की अपना पैसे पूरे और भी आ रहे हैं लोगों के। और वो 2007 से जितना बेदरेग इस्तेमाल हुआ है, जो करोड़ों रुपया इन्होंने खा लिया और उसको फिर बैक डेटेड कानून बनाया कि जी इस्तेमाल हो सकता है इस तरह से। कमाल नहीं है कि आप 2023 में या 2022 में कानून बना रहे हैं कि 2007 में जो इस्तेमाल हुआ है ना वो सही है, हालांकि कोई कानून रेट्रोस्पेक्टिव तो नहीं होता पीछे से। तो लेकिन इनके लिए है, इनकी हर चीज़ जो आप समझें वो जायज़ है। और अब क्योंकि इनको लगता है कि परवेज इलाही की हुकूमत गिर सकती है, तो अगर गिर जाएगी तो यही पंजाब पुलिस जो इनको प्रोटोकॉल दे रही है यही गिरफ्तार करेगी। तो फिर KPK में जाना बनेगा ना, फिर वहाँ बैठ के इनकलाब लाएंगे, फिर वहाँ पे बैठ के इस्लामी टच देंगे। सर राना सनाउल्लाह साहब कैसे इतने मुतमईन हैं? वो कह रहे हैं कि वो पंजाब वापस लेकर ही इस्लामाबाद से जाएंगे, तो हो सकता है ऐसा?
राना सनाउल्लाह साहब भाई अपनी जिद के पक्के हैं, और वो इन्होंने तो उनको गिरफ्तार करना था पंजाब में, तो कर लेना गिरफ्तार, वो कौन रोक रहा है इनको, वो हैं यहाँ पे। लेकिन अब नंबर्स तंग कर रहे हैं पीटीआई को और काफ लीग को, और सही बात यह है कि पीटीआई के अपने लोग, काफ़ी लोग जो है वो चौधरी परवेज लाई को नहीं वोट देना चाहते। तो ऐसी सूरत में तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फेल हो जाएगा, फिर दूसरा वज़ीर आला आ जाएगा, पीडीएम का वज़ीर आला आ जाएगा, ये उनके लिए परेशानी। और मेरे ख्याल है इस बेस पे राना सनाउल्लाह काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि ही कैन हैव गुड रिजल्ट्स इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। सर, इत्तलात के मुताबिक जो डॉलर की कदर में फ़र्क आया और ओपन मार्केट और इंटर बैंक में भी जो डॉलर में फ़र्क आया, उसकी वजह ये थी कि जो फराह गुज्जर साहिबा हैं वो सारा पैसा डॉलर में कन्वर्ट करवा के मुल्क से बाहर ले गए। सर, इस बात में कितनी सदाकत है? पता नहीं, ये तो आप मलिक रियाज बता सकते हैं, क्योंकि उनके जहाज़ पे गई थी बात, और मैं आपको नाम बता रहा हूँ, बहरिया का जहाज़ था, और वो एक दफ़ा नहीं इस्तेमाल किया उन्होंने भी उसको पर्सनल वो समझ के इस्तेमाल किया। आके 5-5 कैरेट की अंगूठियाँ ले रही थी, उसको मजाक है। तो ये तो एक राइट ही है ना। और क्या कहते हैं कि मोनसलाई के मतलब भी यही कहते हैं लोग कि जनाब वो पैसा डाल के, डॉलर्स डाल के जो है वो जहाज़ में ले गए थे स्पेन। अब वल्लाहुल आलम, हमें क्या पता भाई, वो जाने, अल्लाह ताला का निज़ाम है कि बेनकाब तो करेगा। इनको जूते तो पड़ेंगे उस आदमी को जिसने यहाँ पे बेवाओं का, यतीमों का माल खाया है, उसको अल्लाह ने जलील तो करना है, इंशाल्लाह होंगे। सर, खान साहब को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के हवाले से जो केस है इसमें फुल बेंच की सिफारिश कर दी गई है, तो सर क्या लगता है कब तक ये केस पाया तकमील को पहुंचेगा? देखिए, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि अब ये ज़्यादा नहीं लंबा चलेगा, क्योंकि 12 इदारों का मजाक भी तो नहीं बनवाना, मजाक भी तो नहीं उड़वाना। ये इमरान खान ने डिस्क्वालीफाई होना है। मेरी जो तज्जिया या एस्टिमेट है उसमें तो अगले 1 महीने के अंदर अंदर इमरान खान ने डिस्क्वालीफाई होना है। अब वो पहले कौन से केस में होते हैं, दैट रिमेन्स टू बी सीन, लेकिन अब दिस इज ऑन द कार्ड्स नाउ, ही कांट अवॉइड इट, ही कांट रन अवे फ्रॉम इट एंड ही अंडरस्टैंड्स इट। इस वक्त इमरान खान की जितनी भी बयानात आ रहे हैं वो फ्रस्ट्रेशन में आ रहे हैं, उसी बॉडी लैंग्वेज पे आ रहे हैं। सर, पंजाब का वैसे जो सारा फंड है वो गुजरात क्यों मुंतकिल किया जा रहा है? इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। जो महकमा तालीम का जो फंड है वो भी चौधरी बरादरान साहब गुजरात और उसके आसपास के इलाकों में लगा रहे हैं। सर, ऐसा क्यों? आपकी तहरीके इंसाफ करप्ट तरीन हुकूमत उसकी। चौधरी बरादरान किसके वजीर आला है? चले ये बता दें आज आपने। पीटीआई की तो नहीं है। नहीं, किसके है? किसने उनको बनवाया? चले ये बता दें। तो जाहिर सी बात है खान साहब ने। तो भाई अपना एक ही थैली के चट्टे बटे हैं, एक ही तरह के। खान साहब ये भी तो कह रहे हैं ना साथ साथ कि वो करप्शन उन्होंने इतनी की। वो खान साहब को तो जब पता चलता है कि अगला एक्सपोज हो गया तो वो उससे अपना हाथ इसी तरह धोते हैं, यही कह के। मुझे तो डर है अभी थोड़े अरसे बाद बुशरा बीबी के मुतल्लिक हमको खबरें ना सुनने। ये चौधरियों का तो आपका, फिर आप खुद मुझसे लड़ रही होंगी कि नहीं खान मासूम है, वो उन्होंने ऐसा किया बेगम साहिबा ने। तो आप फिक्र ना करें, जिससे खान ने पीछा छुड़ाना होता है ना, खान यही करता है, हाथ इसी तरह धोता है, उसके बाद जाके खाना खाता है और सो जाता है। हाँ। सर, देखते हैं अभी बुशरा बीबी के हवाले से कोई बात होती है या नहीं, तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। बहुत शुक्रिया आपका मुबश्शिर लुकमान साहब आज के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह ने। एक 200 लेके भाग गया, फिर एक के पास से 400 का लिया, वो चीनी दे गया। लाजमी नहीं कि अच्छे बलों से फ्रॉड हो सकता है, इनके साथ भी बड़ा फ्रॉड होता है। 200-250 यानी कि नशे तमाशे तो ला दिया, कोई 400-500 घर भी लै जाता बच्चों बुच्चों वास्ते। कम से कम ही हुण 1200 का नशा कर लिया, ज़हन थोड़ा सा खुल जाता है, फिर आवाज़ गाने जड़ी सौखी हो जाती है। कह सकते हो कि तुम अपने कारोबार को चलाने के लिए नशा करते हो। बिल्कुल। सुबह का 1200 का नशा कर लिया, 1400 कमाया था। नाज़रीन, मेहनत भी करता है, नौजवान है, लेकिन नशा भी करता है। नशा कौन सा करते हो आप? आइस का नशा करता है, और ये इतना ख़तरनाक नशा है, लेकिन साथ साथ मेहनत करता है। समझ से बाहर है कि मेहनत करने के बाद अपने पैसे नशे में उड़ा देता है। आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी है जो इसको मेहनत और नशा साथ साथ चला रही है? क्या हाल है आपका? बस ठीक है, शुक्र अल्लाह का। बस कहाँ के हो आप, पहले ये बताओ मुझे। मैं बड़े माना वाले का, फैसलाबाद रोड। हाँ जी। यार, मेहनत करते हो, सारा दिन घूमते हो सड़कों पे, हाँ जी। साथ साथ ये
कोई 200-250 यानी कि नशे तमाशे तो ला दिया, कोई 400-500 घर भी ले जाता बच्चों बुच्चों वास्ते। अच्छा, यानी कि घर भी ले जाते हो और नशा भी करते हो? फैमिली कहाँ रखी हुई है? फैमिली इधर शिवपुरे। शिवपुरे। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 2 बच्चे हैं। तो नशा क्यों करते हो यार? बस लग गया, इसकी कर सकते हैं, नहीं छुड़ता जल्दी। ये मियाँ बीवी बच्चों का नशा ये क्या कम है? 1200 दिलाई थी दिहाड़ी को। मैं मेरी बात नहीं समझा, मैं आपको कह रहा हूँ ये बच्चों का नशा है, यानी कि बच्चे अल्लाह ने औलाद दे दिए हैं। बेटे बेटियां, बेटियां क्या है? बेटी बेटा। बेटा बेटी यानी कि दे दिया दुनिया में, और क्या चाहिए तुम्हें फिर नशा? बस मजबूरी बन गई है ना। मजबूरी क्या मजबूरी? देखो मजबूरी तो तुम्हारी जब शादी हो गई, बच्चे हो गए, तुम्हारी मजबूरी। पहले ही मैं लगा से इस काम थे, लेकिन फिर भी शादी हो गई तुम्हारी? हाँ जी। अच्छा, मैं सखी मामू वाले करवाई शादी। अच्छा, वजह क्या बनी ये बताओ? किस काम ये नशा करने की क्या वजह बनी? मजबूरी क्या बन गई? बस कोई कमान वाला भी नहीं है, कोई यारा दोस्ता भैड़ा चंगे बहन लग पाया, हौली हौली फिर निज़ाम इस तरह का बन गया कि गलत कामां ते आ गया वहाँ। और फिर भी शुक्र है रब दा कि अपने घर में हाले तक भी संभालिया है, किसी दे अगे तली नहीं करी दी, अपनी मेहनत करी दी, हक लाल दी करी दी, खाई दी। बड़ी अच्छी बात है कि तुम हक लाल की कमाते हो, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, लेकिन मुझे तकलीफ इस चीज़ की हुई है कि तुम मेहनत करके फिर नशे पे उड़ा देते हो, और इतना खतरनाक नशा आइस वो भी नहीं सर। अभी सिर्फ तुम दसिया कि कदी दिल नाल नहीं लाई हुई कि डेली बिना नागा करके जाना है। अच्छा। हाँ जी, कदी कबार होया जे कोई दिल कीता तो लग गए दिहाड़ी चंगी तो लग कर ले, नहीं तो कोई नहीं। दिहाड़ी कितना कमा लेते हो? यानी कि 700-800 पक्का डेली का यानी कि मेरा है। अच्छा, 1000-1200 कमा लेते हो? कदी ऐसा भी होता कि वेले भी कर जाना पैंता है। अच्छा। हाँ जी। यार छोड़ दो नशा, मैं तुम्हें कहता हूँ, क्या है इसमें पड़ा हुआ? सर जी छोड़ देंगे नहीं यार, सारे ऐसे कहते हैं, छोड़ते नहीं है। जिन्ना को मर्जी पूछ लो, मैं कद को कहे थे कदी कबार आना, मैं तीसरे चौथे के बाद, यानी कि मैं रोजाना डेली का मेरा काम। ये कैसा नशा है जो तुम कभी कभार करते हो? हालांकि यहाँ जितने भी हमने जो नशा करने वाले देखे हैं वो तो छोड़ ही नहीं सकते इसको, और एक नागा भी नहीं हो सकता। इधर मुंडा जो आंडा इन्हें कम से कम ही हुण 1200 का नशा कर लिया। मैं आया, मैं 300 रुपए का खर्चा की बैठा। अच्छा। लेकिन हुण शुक्र है रब दा 300 का करके अपना जावांगा, फिर 500-700 कमा लांगा। अच्छा, मुझे नशे के बाद कौन सी ऐसी मजबूरी है? क्या नशे के बाद काम ठीक हो जाता है या एक्टिव हो जाते हो? ठीक हो जाता है, हाँ जी। ज़हन थोड़ा सा खुल जाता है, फिर आवाज़ गाने जड़ी ना सौखी हो जाती है। हाँ जी, यही बात है। यानी कि अब इस तरह रंग ना सर्दी महसूस होती है। नशा ऐसा कि जिसमें गर्म कर देता है। अच्छा, कह सकते हो कि तुम अपने कारोबार को चलाने के लिए नशा करते हो? बिल्कुल, दिमाग तेज हो जाता है। अच्छा, हाँ जी। खैर हम तो नहीं ये कहेंगे, इसकी सोच जरूर हो सकती है। हाँ, गलत है, इसकी सोच है, क्योंकि ये कहते हैं कि नशा करने के बाद दिमाग तेज हो जाता है। असल में ये कैफियत ऐसी है कि इसके बगैर इंसान कुछ नहीं रहता, और ये कर ले तो सब कुछ होता है। ये ना खून ठंडा हो जाता है, जब नशा करते हैं ना खून तेज हो जाता है, गर्म हो जाता है। थोड़ा सा आगे आ जाए, नजर नहीं आ रहा। खून गर्म हो जाता है तो काम ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना? आप भी कोई काम करते हैं? हाँ जी, मैं मुर्गी का काम करता हूँ, गाड़ी पे चलता है, लोडिंग करता हूँ मुर्गी। हाँ जी। ये शेरा वाले? हाँ जी, शेरा वाले में। ठीक है ना? तो भाई सुबह का 1200 का नशा कर लिया है। 1200 का? कमाए कितने थे? 1400 कमाया था। यानी कि 200 रह गया और सारा दिन पड़ा हुआ है? सारा दिन पड़ा। खाओगे क्या? खा पी के 1200 खत्म हो गया। यानी कि 1400 कमाया, 1200 नशे में उड़ा दिया। यानी कि अब दोबारा से फिर अब कमाई की तरफ निकल जाओगे? नशा करने के बाद अभी जाऊंगा गाड़ी पे, फिर 1200 का लगाऊंगा, रात पूरी सर्दी में खपूंगा, और सुबह दिल करे नशा मिले या ना मिले, 100-200 लेके भाग गया। ओहो। ठीक है ना? फिर एक के पास से 400 का लिया, वो चीनी दे गया। ठीक है ना? ऐसे ही है। लाजमी नहीं कि अच्छे बलों से फ्रॉड हो सकता है, इनके साथ भी बड़ा बड़ा फ्रॉड होता है। वो बता रहा है कि मेरे से 200 की मुझे चीनी दे गया पीस के, तो ये सूरत हाल है। मैं 200 दे के आया, उन्हें मैंने बहुत फटकड़ी देती। लो जी, नशियों के साथ भी यही मामला होना पड़ा। बहरहाल दुआई को है, ये नौजवान है, दुख होता है, तकलीफ होती है, हुकूमत इनके लिए कुछ नहीं कर सकती। हम इनके साथ बैठ के इनके दुख सुख फरोल के अल्लाह से भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको सेहत दे दे। और करती है, क्या करती है? कुछ भी नहीं। जो बड़े लोग हैं उनको कुछ नहीं, बेचने वालों को कुछ नहीं, जो पीने वाले 100-200 वाले उनको आकर डंडे मारती है, पकड़ लेना या पकड़ लेती है, चीज होनी बड़ों को नहीं पकड़ती। हाँ, तो बस मैं यही कहूँगा कि हम तो सिर्फ इनके लिए दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इनसे ये लानत छुड़ा दे, और ये भी माशरे का एक अहम जो फर्द बन के ज़िंदगी गुजारें। देखते रहे बागी टीवी। नहीं है ना, वो जो कहेगी वैसी ऑपरेशन होने हैं। माल तो वो लेगी है, तो ये टांग बांध के बैठ गया है। भाई अलीम खान साहब को अभी याद आया कि फराक होगी ने मेरा इंटरव्यू किया है। आप ये देखेंगे एक पूरी चेन है, उस्मान बुज़दार,
फराह गोगी, पिंकी पीरनी साहिबा, एहसन जमील गुज्जर साहब। दिए तो ज़रूर होंगे, अब हमें क्या पता हो कौन कितने में बिकता है। फैजल ने जब हटना है वजारत आला से एक दूसरे को छितर मारेंगे आप देखिए। पहले डाकू था, अब इन्होंने कहना 3000 अरब का टीका लगाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट जनरल अब्दी। नाज़रीन, अलीम खान साहब ने एक बड़ा दावा किया है और एक बड़ा इंटरव्यू दिया है उन्होंने जावेद चौधरी साहब को, जिसके मुताबिक उनका कहना है कि इमरान खान साहब के तमाम तर फैसले पंजाब में और वफाक में फराह गोगी, एहसन सलीम गुज्जर और बुशरा साहिबा करती थी। उन्होंने कहा है कि फराह गोगी साहिबा बाकायदा तौर पर वजीरों के इंटरव्यूज़ करती थी और वो डिसाइड करती थी कि कौन सी वजारत किस शख्स को देनी है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि DPO और DCOs 3-3 करोड़ रुपए में लगते रहे हैं और ये सारे के सारे पैसे फराह गोगी साहिबा को मिलते रहे हैं। उसके आगे कहाँ जाते रहे हैं ये उनको नहीं मालूम। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि कोई भी सेक्रेटरी जब लगना होता था तो उसकी तस्वीर इमरान खान साहब पहले बुशरा बीबी साहिबा को भेजते थे और उनके इकरार के बाद और उनकी जो है वो इजाज़त के बाद ये फैसला होता था कि क्या इस शख्स को सेक्रेटरी लगाना है या नहीं। लोगों से चल के पूछते हैं क्या वाकईतन ऐसे होता रहा है या नहीं। आए जी। अलीम खान साहब का कहना है कि इसका इंटरव्यू फराह गोगी करती थी, आपका क्या ख्याल है? वो बिल्कुल सही कह रहा है। फराह गोगी जो है उसने बड़ा नुकसान किया है पाकिस्तान को। ये उसी गोगी की वजह से ये महंगाई है। अच्छा। माल तो वो लेगी है। अच्छा। तो ये टांग बांध के बैठ गया है। अच्छा। माल सारा गोगी ले? हाँ। नहीं तो ये इमरान खान ऐसा भिखारी है, इसने पहले टीना निकाला था, वो जो घी वाला डब्बा नहीं होता, ये मैच के बहाने ये इसने वो चंदा इकट्ठा किया, चेने इकट्ठे किए, इसने तीनों बहनों के जेवर नहीं छोड़े। ऐसा डाकू है ये जी। इस तरह ही पैसे चलने हैं, जिसके पास पैसा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। लेकिन बात यह है कि जो फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर साहब जो उनसे हैं, उन्होंने पैसा बहुत छापा है, नो डाउट। इस वक्त बाहर गए हुए हैं। खान साहब कहते थे जो बंदा ईमानदार है, नेक है, शरीफ है, वो एहतसाब सामना करे आके अदालतों का। ये आए अदालतों का सामना करें, इन्होंने कुछ नहीं किया हुआ तो आए अदालतों का सामना करें, अपने आप को सरखुर कराएं, 100 दिन जेल खाएं, नीचे फर्शों पे लेटें, इनको भी पता चले मज़ा क्या होता है जेल का, स्वाद। अलीम खान साहब कह रहे हैं कि मुझे खान साहब से वफादारी का ये सिला मिला कि मुझे फ़र्श पे इन्होंने लिटा दिया। देखें बात सीधी सी है, जो पीरनी है ना वो जो कहेगी वैसी ऑपरेशन होने हैं। उन्होंने नहीं बनाना था जहांगीर तरीन को आउट किया खान साहब को लाने के लिए, क्योंकि जहांगीर तरीन का असर रसूख बहुत ज़्यादा पार्टी पे था। इस तरह सेंट्रल पंजाब के अंदर अलीम खान का बहुत ज़्यादा असर रसूख था, तो उनको फारग कराना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट भी कह रही थी कि अलीम खान को किसी कैपेबल बंदे को आप वज़ीर आला लगाएं, ना कि किसी को भी आप मुंह चुक के लगा दें जिसके पीछे बैठ के आप लोग करप्शन करते रहें। आप ये देखेंगे एक पूरी चेन है, उस्मान बुज़दार, फराह गोगी, पिंकी पीरनी साहिबा, एहसन जमील गुज्जर साहब जो उनसे हैं, ये सारे लिंक है एक दूसरे के साथ। अगर आप इनको देखेंगे ना, ये लिंक है, तो ये एक दूसरे को सूट करते थे। भाई अलीम खान साहब को अब याद आया कि फराह गोगी ने मेरा इंटरव्यू किया जब वो गवर्नमेंट में थे। इमरान खान अगर उनकी बात मान लेता तो फिर ठीक थी, फराह गोगी भी और ये भी। वो कहते हैं मैंने इमरान खान साहब को बताया, मेरे ख्याल में ये था कि उनके नोटिस में नहीं है, मैंने उनके नोटिस में दिया लेकिन उनका कोई रिस्पांस नहीं था, उसके बदले में मुझे नैब ने पकड़ लिया। अलीम खान को अगर वजारत पंजाब की वजारत देते तो फिर ठीक थे। भाई सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सारे फैसले फराह गोगी करती थी और एहसन गुज्जर करते थे, तो फिर इमरान खान साहब और उस्मान बुज़दार क्या करते थे पंजाब में? इंजॉय क्या करते थे? इंजॉय। अच्छा, ये इंजॉय नहीं हो रहा। हाँ, साबित हुआ है ना उसके बंदे के ऊपर, देखें तो वो इंजॉय करते हैं। ठीक है, यानी वो फैसले वो करते रहे और इमरान खान साहब इंजॉय करते। हाँ, तो इंजॉय करना था उसने, क्या करना था? तो फिर वो वजारत उज़्मा पे क्यों आया? अगर इंजॉय करना था तो वैसे ही करते रहे। शौक है ना, भूत होंगे हर बंदे ਨੂੰ दोबारा इस चीज़ की टेंशन लगी कि मैं दोबारा वजारत लवां। ये फारग लोग हैं। ये आइस बीते रहे हैं, सोते रहे हैं। अच्छा। देखें छोटा मुंह बड़ी बात है कि जोन से हमारे मौजूदा इस वक्त आर्मी चीफ हैं, वो जब DG ISI थे, उन्होंने खान साहब को बाकायदा इन्फॉर्म किया था, जो मीडिया रिपोर्ट्स नहीं है आपके मुताबिक, तो खान साहब ने उनको हटा दिया था कि नहीं भाई ये इसको फारग करा दो बीच में से। तो देखें इन्होंने वो रल मिल के खाया, जलसे किए हैं खान साहब ने, 24 जलसे किए। आपको पता है एक जलसे के ऊपर 5 करोड़ रुपये का खर्चा होता है, तो आप 5 करोड़ को मल्टीप्लाई बाय 24 कर लें तो कहाँ से पैसा है इतना ज़्यादा जलसा करने के लिए? गरीब कौम है, खाने को आटा नहीं है, पानी पीने कहाँ से आया आपके मुताबिक? तो यही पैसा और कहाँ से आया? कोई घर से लेकर आया ये? आगे इसको आपको पता है कितने ज़्यादा रिलीव्स वगैरह दिए गए थे, इस बनी गाला के अंदर भी रिलीव्स दिए हैं, पता चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अब वो कहते हैं ना कि जब नंगे होते हैं तो सारे फिर हम नंगे हो जाते हैं। वो इसको अभी तो इंशाल्लाह परवेज़ अलाई ने जब हटना है वजारत आला से एक दूसरे को छितर मारेंगे। आप देखिए फिर से डाकू हो जाएंगे। नहीं, आप ये डाकू से बड़ा लकब होगा, देखिएगा। अभी पहले डाकू था, अब इन्होंने कहना 3000 अरब का टीका लगाया, 2000 अरब का, अरबों में जाएंगे ये लोग इंशाल्लाह। वज़ीर आला पंजाब जो है उस्मान बुज़दार साहब,
वो डिमी थे और कुछ भी नहीं थे। ऐसा लग रहा है जैसे इमरान खान सभी डिमी थे। अच्छा। उनको चलाने वाले तो चले गए हैं। कौन था चलाने? वो एक ही तो था जो चलाने वाला था उनका। वो न्यूट्रल फैसला करता था। वो कौन होते हैं इमरान खान और फराग होगी? ये लोग तो बस एक है ना, जैसे कहते हैं एलिमेंट थे जिसको यूज़ कर रहा था कोई ना कोई। वो अभी भी यूज़ हो रहे हैं। अब उनकी जगह शहबाज शरीफ है और कोई और है। वो इमरान खान सब यूज़ होते रहे? जी जी ज़रूर यूज़ होते रहे हैं। क्या आपके ख्याल से इमरान खान फैसला करता था किसी चीज़ का? कौन फैसला? फिर वो फराग होगी और एहसन गुजर फैसला? ये तो कोई खलाई मखलूक ही करती होगी, हमें तो नहीं पता। हम तो यहाँ पर एक अवाम है, उनको क्या पता हो। परवेज लाई को भी डाकू कहते थे, परवेज लाई को उन्होंने वज़ीर आला लगा दिया। तो वो जो साथ मिले हुए हैं, इन्होंने फिर फराग होगी को ज़्यादा पैसे दे दिए होंगे। जाहिर है उसको भगाया क्यों है? सामने लाए ना। मरियम नवाज ने जेल काटी, उसने सजा काटी, तो इनकी फराग होगी क्यों नहीं काट सकती? देखें, ऐसा ऐसा आपने देखना है कि होता क्या है। अभी खान साहब भी ECL में जाएंगे। आपने ये नोट कर लीगा, ये बागी TV पे चला दीगा। खान साहब ने तितर बितर हो जाना यहाँ से। आप बेफिक्र हो जाएं, खान साहब नज़र नहीं आएंगे आपको। एक पूरी पार्टी नज़र नहीं आएगी। परवेज लाई ने कितने पैसे दिए? देखें, आप मेरी बात सुने, हैवी पार्टीज़ हैं, कंपटीशन बड़ा सख्त है। हम तो 100-200 इकट्ठा करने वाले हैं, हमें क्या पता हो अरबों रुपए की बातें हैं। दिए तो ज़रूर होंगे, अब हमें क्या पता हो कौन कितने में बिकता है। परवेज लाई साहब ने पैसे दिए होंगे फराग होगी? जी जाहिर सी बात दिए तो हैं। तो वो परवेज लाई एक वज़ीर आला पंजाब में आए हैं ना, नहीं तो वो उसको कोई वहाँ पर जो पंजाब का वहाँ पर कोई इसको चपरासी पे ना रखे। जी तो नाज़रीन, आप लोगों की राय जानी कि वो क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत के सारे फैसले कौन करता रहा है? क्या वाक़तन फराग होगी साहिबा इतनी ताकतवर थी? क्या एहसन जमील गुज्जर और बुशरा बीबी साहिबा इतने बड़े फैसले करते रहे हैं? क्या ये सारी की सारी करप्शन के पैसे फराग होगी साहिबा इकट्ठी करती नहीं है? और आगे ये कहाँ जाते रहे हैं? लोगों की राय आपने जानी, आप क्या समझते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बागी TV।